Hello everyone, welcome to Magnet Brains. I'm Vanya Narain, your IGKO, that's International GK Olympiad Educationist for grade 9th. As you can see over here, आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे कि आप पढ़ भी पा रहे हैं, शॉर्टी नोट सीरीज में हम बात करने वाले हैं। शॉर्टी नोट सीरीज मैं हमेशा बोलती हूँ, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको मैं फिर से बता देती हूँ। एक हमारा ऐसा, आप कह सकते हैं, एक हमारी ऐसी सीरीज है, एक ऐसी हमारी श्रृंखला है जिसमें हम बात करते हैं कई बार दो अलग अलग पहलुओं पर। कई बार हम कंटेक्चुअल करंट अफेयर्स के ऊपर बात करते हैं, कई बार हम स्टैटिक जीके का कोई टॉपिक ले लेते हैं। ठीक है, नॉर्मली जो हमारा आप देख सकते हैं, मोटे तौर पर अगर आप देखें तो बहुत कम ऐसा होता है कि हम कोई बिल्कुल ही रैंडम स्टैटिक जीके का टॉपिक लें। हम नॉर्मली कंटेक्चुअल करंट अफेयर्स पे ही काम करते हैं। ठीक है, और हमारा पढ़ाई का जो उसमें तरीका है वो ये है, जो जिस तरह से हम उसको ऑपरेट करते हैं, कि हम उसमें पूरा ऑफ जिसको आप कहते हैं बैकग्राउंड चेक या बैकग्राउंड स्टडी, या एक टॉपिक हम लेते हैं जो न्यूज़ में रहा है और हम उसको ऊपर नीचे आगे पीछे हर जगह से एनालाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको मैं ये बार बार इसलिए बताती हूँ क्योंकि कई बार मुझे कई स्टूडेंट्स जो हैं वो अप्रोच करते हैं और इस तरह से बात होती है कि ये उनके दिमाग में एक माइंडसेट है कि ये शायद थोड़ी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो हम पढ़ते हैं हमारे सिलेबस के अगेंस्ट। ठीक है, आपको मैं ये बार बार बताती हूँ कि अगर आपने IGKO का सिलेबस अच्छे से स्टडी किया है तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि उसमें करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस दोनों ही उसका बहुत महत्वपूर्ण अंग है। और आपको कोई भी ऐसा सिलेबस डिफाइन नहीं किया गया है जिसमें आप चैप्टर वाइज या आपको टॉपिक के नाम दिए हों। ठीक है, बहुत वाइड सब्जेक्ट्स आपको बता दिए गए हैं, जैसे आपको लिटरेचर बता दिया गया है, आपको इंडिया एंड द वर्ल्ड बता दिया गया है, या आपको स्पोर्ट्स बता दिया गया है, या आपको प्लांट एंड एनिमल बता दिया गया है। ठीक है, इसके ऊपर आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल होगा पूरी दुनिया में, या कितना ज़्यादा आप एक एक टॉपिक को उठा के अगर आप चाहें तो आप रिसर्च कर सकते हैं ना। अगर सिर्फ प्लांट एंड एनिमल को मैं देख लूँ तो उसमें अगर हम डिवाइड कर दें तो बॉटनी और जूलॉजी जैसे सब्जेक्ट बन जाते हैं, या इनफैक्ट अगर आप मेडिकल साइंस की बात करते हैं तो वो भी वहीं से निकल जाता है, बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो वो भी वहीं से निकल जाता है। ठीक है, सो यू अंडरस्टैंड कि उसके ऊपर कितना काम हो सकता है। मीन्स एक पर्टिकुलर अगर टॉपिक को लिया जाए तो उसके ऊपर तक आप पूरी आगे तक की अपनी चाहे तो पूरी जिंदगी आप एक ही टॉपिक पे पढ़ाई कर सकते हैं। राइट, सो अगर हम इस तरह की पढ़ाई या इस तरह का हमें सिलेबस दिया गया है तो इट बिकम्स वेरी इंपेरेटिव कि हमें हर तरह की नॉलेज हो। और आपको मैग्नेट ब्रेन्स पे हमारा यही काम है और हमारा ये प्रयास भी है कि एजुकेशन हर बच्चे तक पहुंचनी चाहिए भारत के, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचनी चाहिए, और क्वालिटी एजुकेशन पहुंचनी चाहिए, क्योंकि एजुकेशन से बड़ा कोई इक्वलाइजर नहीं होता सोसाइटी में। राइट, तो हम एजुकेशनिस्ट या एजुकेटर्स हम जितना प्रयास करते हैं, जितनी पढ़ाई करते हैं, जितना सोचते हैं कि आप लोग पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, उतना ही हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए कम से कम उतना प्रयास कीजिए। आपका एग्जाम है तो आपको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। ठीक है, अब ये जो टॉपिक आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप एक बच्चे को देख पा रहे हैं जो कि आप देख रहे हैं कि कैसे वो ऑब्वियसली उसके घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। राइट, तो बैठ के कैसे वो अंधेरे में पढ़ाई कर रहा है। और ये वो ज़माना था, ये वो टाइम है जैसे जब मैं अपने पिताजी से बात करती थी तो मेरे पिता बताया करते थे मुझे, या मैं अपनी दादी से बात करती थी तो मेरे पापा मुझे अक्सर बताया करते थे कि जब वो कर रहे थे, जब वो पढ़ाई कर रहे थे, तो हमारे यहाँ जहाँ पे हम रहते थे, जो गांव था, हमारा गांव तो नहीं था एग्जैक्टली, एक छोटा शहर था, कस्बा था, वहाँ पे वो रहते थे उस ज़माने में। उसके बाद उन्होंने फिर IIT से इंजीनियरिंग की, बाद में उन्होंने बहुत आगे पढ़ाई की, लेकिन वो बताते थे कि जब वो 9वीं 10वीं में थे, इस बच्चे की उम्र से बड़े ही होंगे, तब तक वो कहते थे कि हमारे यहाँ कोई लाइट नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी हर जगह नहीं आती थी। नॉर्मली आती भी थी तो आ भी गई थी जब इलेक्ट्रिसिटी, तो 3-4 घंटे आती थी, उसके बाद वो चली जाती थी। तो उसके बाद वो कहते थे कि हम रात में जब पढ़ते थे तो हम ऐसे टाइम देख के पढ़ते थे कि जितनी देर हमारे यहाँ वो लालटेन होती थी उसमें हम पढ़ते थे। और लिटरली वो लालटेन में पढ़ने वाला जो समय, आजकल जब हम बोलते हैं ना कि वो नदियाँ पार करके माता पिता बोलते हैं कि हम स्कूल गए हैं और ये गए हैं, एक्चुअली थोड़ा तो एग्जैजरेशन है ही उसमें ऑब्वियसली कि आप नदियाँ पार करके गए हैं और ये करके गए हैं, लेकिन हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि एनर्जी क्राइसिस जो है भारत में बहुत पहले से था, और एनर्जी हमारे यहाँ बहुत लेट आई। एक तो अगर आपने वो स्वदेश पिक्चर देखी है तो आपको मालूम है कि आज भी भारत में ऐसे कई गांव हैं जहाँ पे आज तक भी एनर्जी जो है सप्लाई वो नहीं पहुंच पाया है, या पावर सप्लाई नहीं पहुंच पाया है, या आज भी कई गांव जो हैं भारत के वो अंधकार में रहते हैं। ठीक है, आज भी वहाँ पे आपको मालूम है कि लालटेन वगैरह जला के बच्चों को पढ़ाई करनी पड़ती है। आज भी भारत में ऐसे कई जगह हैं जहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की, या बेसिक जिसको आप कहते हैं रिक्वायरमेंट, जो आप और हम समझते हैं कि हमारे लिए बेसिक हो गई है, उसकी भी कमी है। इंटरनेट और फेसबुक तो छोड़ ही दीजिए, आपको ये भी मालूम है कि वहाँ पे बेसिकली लाइट भी जो है कई बार दिन के 12-12
12 घंटे तक कटौती होती है। ठीक है, तो यही टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं एनर्जी पॉवर्टी की। एनर्जी पॉवर्टी शब्द से आप मतलब समझते हैं जब हम बात करते हैं गरीबी की, है ना, और एनर्जी से आप क्या मतलब समझते हैं? एनर्जी से सीधा सीधा मतलब हम समझते हैं पावर सप्लाई से, या एनर्जी मतलब आपको मालूम है ऊर्जा से, है ना। ऊर्जा तो मतलब मैंने इसको सीधे सीधे क्या कर दिया है, ट्रांसलेट कर दिया है, बट ऑफ कोर्स यू अंडरस्टैंड दैट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट ऊर्जा या एनर्जी तो हम बात कर रहे हैं किसकी? इलेक्ट्रिसिटी की, राइट। तो इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज, इलेक्ट्रिसिटी के आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के सेक्टर में या एनर्जी सेक्टर में जो एम्पावरमेंट है उसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और ये बात आई कहाँ से है? ये बात अभी जी समिट, अभी एक्चुअली एकदम 48 जो है G7 समिट हुई थी, वो तो बेसिकली जर्मनी में हुई थी, अभी आपको जून के महीने में हुई थी। ठीक है, तो वो तो बात अलग है, उसके ऊपर जो चर्चा हुई, बातें हुई, उसमें एक और चीज़ हुई है। अभी एक और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, एक और बेवेरियन एल्प्स में एक G7 समिट हुई है। ठीक है, बेवेरियन एल्प्स में हुई है, वहाँ पे G7 जो कंट्रीज़ हैं, आपको मालूम है इसमें बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज़ आ जाती हैं, जैसे इसका हिस्सा हम नहीं हैं बेसिकली अभी फ़िलहाल। ठीक है, G7 में आपको मालूम है कि ग्रुप 7 जैसे बोला जाता है, तो उसमें जापान आ जाता है, उसमें US आ जाता है, उसमें UK आ जाता है, फ्रांस आ जाता है, इटली आ जाती है, बहुत बड़ी बड़ी मेजर कंट्रीज़ उसमें आ जाती हैं। ठीक है, अभी इसमें यह हुआ है कि G7 समिट में, जो कि जर्मनी में मैंने बात की, जैसे बेवेरियन एल्प्स में, तो वहाँ पे जो जर्मनी के जो चांसलर थे ओलाफ, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पार्टनरशिप के लिए या उन्होंने एक पर्टिकुलर आप कह सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंटल चेंज लाने के लिए उन्होंने इनवाइट किनको किया था? हमारे जो मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, उनको इनवाइट किया था, और उनके साथ साथ अर्जेंटीना के और साउथ अफ्रीका के भी प्रीमियर्स को ने इन्वाइट किया था। बेसिकली उनका एक काम है जो उस पर वो चर्चा कर रहे हैं कि वो डेवलपिंग नेशंस में एक्चुअली डीकार्बनाइजेशन की बात कर रहे हैं, या फिर जो आप कह सकते हैं जो हमारा एक तरह से जो हमारा आप कह सकते हैं ना कि जो हमारी डिपेंडेंस है रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी पे, उसको बात करने की बात हो रही है कि आप किसी तरह से उसको कम करने की बात करें, है ना। अब ऑब्वियसली डेवलप्ड कंट्रीज जो है, जब हम G7 कंट्रीज की बात करते हैं तो हमें मालूम है कि उनका थर्मल एनर्जी पे उनका बहुत ज़्यादा दारोमदार टिका हुआ है। उनके यहाँ जो एनर्जी सेक्टर है वो थर्मल एनर्जी पे बहुत ज़्यादा काम करता है, लेकिन उनको भी ये बोला गया है पेरिस एग्रीमेंट के तहत कि जब पेरिस एग्रीमेंट मैंने आपको बताया था, पेरिस एग्रीमेंट एनवायरमेंटल एग्रीमेंट था, ठीक है, जिसपे बात की गई कि आपको ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल टेम्परेचर राइजिंग जो हो रही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो हो रहा है, उसको आपको नीचे लाना है। ठीक है, तो उसमें सबसे ज़्यादा चर्चा या सबसे ज़्यादा बात हमने किसकी की थी? हमने बात की थी कार्बन न्यूट्रलिटी की, या हमने बात की थी नेट जीरो कार्बन एमिशन लाने की। ठीक है, या हम नेट जीरो कार्बन एमिशन पे अपने अपने देश को लाने की हमने बात की थी। या मोटे तौर पर अगर आप बात करते हैं तो हमने बात की थी कितना कि हमको जो राइजिंग टेम्परेचर है उसको हमको कंट्रोल करना है, और तकरीबन उसको हमें एक दायरे के अंदर सीमित करना है, जो कि हमने क्या तय किया था, 1.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास हमें उसको रखना है, ये बात हुई थी। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ जो बहुत जो आप कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंटल थी, वो थी IIPC की रिपोर्ट। ठीक है, क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट। तो उसमें क्या रिपोर्ट थी? IIPCC की क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट थी, वो इंटर गवर्नमेंटल पैनल की रिपोर्ट आई थी, जिसमें कहा गया कि हमारे यहाँ जिस हिसाब से हमारे यहाँ ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो आप ये समझ सकते हैं कि आने वाले कुछ सालों में, आने वाली सेंचुरी में, मतलब इसी टाइम पे ही अगर आप बात करते हैं, नेक्स्ट सेंचुरी की तो हम बात ही नहीं कर रहे, आने वाले कुछ दशकों में इनफैक्ट हमारे इतने ज़्यादा ख़राब हालात हो जाएंगे कि ये जो घटनाएँ हम देखते हैं, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि बहुत भारी वर्षा होती है, या आप बात करते हैं कि साइक्लोन्स आते हैं या हरिकेन्स आ रहे हैं, या इस तरह की जो भी घटनाएँ हो रही हैं, जब आप कहते हैं बहुत ज़्यादा बाढ़ आ रही है, या जिन जगहों पे बहुत ज़्यादा सूखा पड़ता था वहाँ पे पानी गिरने लगा है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी गिरता था वहाँ पे अकाल पड़ने लगा है, तो ये जो डिसबैलेंस हो रहा है ये इसी तरह चलता जाएगा अगर हमने इसमें रोकथाम नहीं की तो। और उन्होंने हमें डेडलाइन दी थी एक बहुत ही आप कह सकते हैं 2050 तक की, और उन्होंने कहा 2050 तक अगर हम ये बात नहीं समझते, 2050 तक अगर हम इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर लेते, तो 2070 तक आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल विनाश का जो है समय वो आ जाएगा, और 21वीं सदी के एंड होते होते तक इतना ज़्यादा सी वाटर में राइज हो जाएगा, जो कोस्टल सिटीज़ हैं वो डूब में आ सकती हैं, जिसमें आपको मालूम है हमारे यहाँ की बॉम्बे शहर का अगर बात की जाए वो, और इनफैक्ट सबसे ज़्यादा खतरा अगर जो बात की जाती है वो वेनिस के ऊपर की जाती है, क्योंकि आपको मालूम है एक ऐसा शहर इटली का जो कि बहुत खूबसूरत शहर है, उसके ऊपर बड़े सुंदर सुंदर गाने वहाँ पे फिल्माए गए हैं, है ना। आपको मालूम है कि वो अपने यहाँ कौन सा सबसे फेमस गाना उसके ऊपर कौन सा था, वो अमिताभ बच्चन और उसका था, कौन सी मूवी थी यार, वो जीनत अमान की
थी वो दो लफ्ज़ों की है दिल की कहानी, है ना। तो आपको मालूम है गोंडोला में वो जाते हैं और उसमें वो गाना बना होता है। तो वेनिस में पानी का जो टेम्परेचर है ना वहाँ पे वेनिस में इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि वो कहा जा रहा है कि 21वीं शताब्दी के अंत तक हो सकता है वेनिस शहर जो है वो अपने आप में नक्शे से लुप्त हो जाए। ये एक स्टडी है, ऑफ कोर्स इसमें एक हाइपोथेसिस इन्वॉल्व्ड है। हो सकता है ये जो चीज़ है थोड़ी सी आपको लग रहा हो एग्जैजरेशन है, हो भी सकता है। ऑफ कोर्स देयर इज अ ग्रुप ऑफ एनवायरमेंटलिस्ट हु आर डिस्कसिंग अबाउट दिस एंड डिबेटिंग अबाउट दिस, बट व्हाट वी मीन टू से इज कि अगर इस स्पीड पे चीज़ें डिटोरिएट होती चली गई या इस स्पीड पे क्लाइमेटिक चेंजेस होते चले गए तो हमारे लिए वी हैव वन अर्थ एंड वी नीड टू सेव इट फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन, नॉट फॉर आवरसेल्व्स, बट हम आने वाले समय के लिए उसको हमें सेव करना है, राइट। तो इसी तहत अब ये बात की गई है कि उन्होंने कहा है G7 समिट में कि हमें किसी तरह से अपना जो कार्बन एमिशन है, डीकार्बनाइजेशन का जो काम है वो डेवलपिंग कंट्रीज को भी करना है। और एक तरह से उन्होंने एक सहायता या आप कह सकते हैं एक हाथ बढ़ाया है भारत की तरफ बाकी डेवलपिंग कंट्रीज के साथ साथ कि हम उनको हेल्प करेंगे या उनको एड प्रोवाइड करेंगे डीकार्बनाइजेशन जो हमने सेट किया है अपना टारगेट। हमने इंडिया ने कितना किया है ये मैं आपको बार बार बताती हूँ कि हमारा जो नेट जीरो एमिशन का टारगेट है हमने 2070 वो किया है, ठीक है। हमने जो लक्ष्य अपना बनाया है वो 2070 तक का बताया है। तो उनका ये कहना है कि अगर हम डीकार्बनाइजेशन करते हैं तो आइडली पूरी तरह अगर कोल को अगर हम इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं विच इज अ रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट। अगर हम फॉसिल फ्यूल या कोल का इस्तेमाल जो है उस पर अगर हमारा जो दारमदार टिका हुआ है, जो हमारी एनर्जी सेक्टर पूरा का पूरा उस पर काम करता है, अगर हम उसको कम कर देते हैं तो 2035 तक हम धीरे धीरे उसको कम करने का काम कर सकते हैं और 2050 तक हम चाहें तो हम थोड़ा सा स्विच कर सकते हैं। और इंडिया भी यही चाहता है कि हम स्विच करें, तो इस चीज़ में वो हमारी मदद करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी बैठे हैं और आप जानते हैं सुब्रमण्यम जयशंकर जी को, जो कि हमारे मिनिस्टर हैं एक्सटर्नल अफेयर्स के, ठीक है। और इसमें न्यूज़ पढ़ लेते हैं एक बार, ये आपको मोटा मोटा बैकग्राउंड स्टडी हो गया है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं और क्यों ये न्यूज़ में है और क्यों इंपॉर्टेंट है। Now, at the G7 summit in Germany, the Indian Prime Minister highlighted the issue of energy poverty and the need for equal energy access for the impoverished global south and rich global north. ठीक है, तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि जब हमारी वो समिट थी तो वहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने किस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है या किस पे बहुत ज़्यादा जोर दिया है। उन्होंने बात की है, एक तरह से हाईलाइट किया है उनने इशू एनर्जी पॉवर्टी का, ठीक है, कि किस तरह से हम भारत में या हम डेवलपिंग कंट्रीज़ अगर आप देखते हैं तो हम किस तरह से एम्पावरिश्ड हैं एनर्जी सेक्टर में, या हमारी डिपेंडेंस जो है वो बाकी कंट्रीज़ पे है अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए, ठीक है। तो उन्होंने एनर्जी पॉवर्टी की बात की है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि हमें कहीं ना कहीं एक इक्वल दुनिया बनाने की ज़रूरत है, हमें इक्वल एनर्जी एक्सेस चाहिए होगा रिसोर्सेज के लिए। और एम्पावरिश्ड ग्लोबल साउथ मतलब जो साउथ है उसमें आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ग्लोबल जो दुनिया का जो साउथ है अगर आप बात करते हैं तो वहाँ पे एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो थोड़े से एम्पावरिश्ड हैं, या आप कह सकते हैं कि बैकवर्ड है व्हेन इट कम्स टू एनर्जी सिक्योरिटी। और नॉर्थ जो है वो काफ़ी रिच रिसोर्सेज वहाँ पे पाए जाते हैं। तो हमें एक तरह से दोनों में बैलेंस लाना ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट, अब अदर रीजंस फॉर एनर्जी पॉवर्टी क्या है आप एक बात समझिए। जैसे हम भारत में जब हम बात करते हैं तो जैसे मैंने कहा कि हमारा ज़्यादातर जो हमारा फोकस है वो हम किस पे फोकस करते हैं, कोल पे, है ना। तो हमें मालूम है कि आपको मालूम है सबसे ज़्यादा एनर्जी या थर्मल एनर्जी या आप बात करते हैं कि हमारे यहाँ एनर्जी कहाँ से आती है। तो अगर मैं सेक्टर वाइज आपको लिख के बताऊँ ये तो तकरीबन मोटे मोटे तौर पर ये आकलन हम कर सकते हैं कि 65 से 70%, तकरीबन 65% तो आप मान ही लीजिए, 65% एनर्जी जो है हमारी काय से आती है। आप इन जनरल अगर मैं इसको एक मोटे तौर पे कहूँ तो हम क्या बोलेंगे, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से, ठीक है। तो मैं इसको नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी लिख दे रही हूँ, ठीक है। इसमें अगर आप बात करेंगे तो आजकल हम बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं किस पे, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पे, ठीक है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की जब हम बात करते हैं तो मोटे मोटे तौर पे आप ये समझ लीजिए, मोटे मोटे तौर पे आप ये समझ लीजिए कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की जब हम बात करते हैं तो तकरीबन 19% जो है हमारा वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मान लीजिए, हाइड्रो पावर से,
ठीक है, ये मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि अगर ये समझ जाएंगे एक बार तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमारी डिपेंडेंस क्या है और डीकार्बनाइजेशन पे हमारा इतना फोकस क्यों है। अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं लेकिन एट द सेम टाइम हमको एनर्जी रिक्वायरमेंट अपनी पूरी करने की ज़रूरत है, भारत में हमें दूसरी चीज़ें लाने की ज़रूरत है। ठीक है, हाइड्रो पावर पे आप कर लीजिए। ठीक है, तकरीबन 12% मानी जाती है, आप मान लीजिए रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे। ठीक है, और मात्र 2% अगर आप बात करते हैं तो हमारा जो हमें एनर्जी मिलती है न्यूक्लियर एनर्जी से। ठीक है, तो आप एक बात समझ लीजिए कि जब मैं बात करती हूँ आप ये आंकड़े देख के एक चीज़ समझ पा रहे होंगे कि इन आंकड़ों के हिसाब से हमें नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कितनी ज़्यादा है हमारी। ठीक है, मतलब अगर आपको ये मालूम है कि अगर ये इसी हिसाब से चलता रहा तो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या है जिसको हम दोबारा रिन्यू नहीं कर सकते, जो अपसाइकिल नहीं हो सकती, रिसाइकिल नहीं हो सकती। एक बार अगर आपने उसको ख़त्म कर दिया तो वो ख़त्म हो गई एंड इट विल द स्टॉक, एक जिस चीज़ का आप स्टॉक कहते हैं, राइट, कोई स्टॉक है आपके पास, आप उसमें से लेते जा रहे हैं लेते जा रहे हैं लेते जा रहे हैं, आप उसको रीस्टॉक नहीं कर सकते, है ना, तो उसको हम बोलेंगे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। अब वो रीस्टॉक नहीं होगा तो जाहिर सी बात है आप कब तक उसमें से कोई चीज़ निकालते जाएंगे, आप निकालते जाएंगे निकालते जाएंगे निकालते जाएंगे और कहीं से भी वो रीस्टॉक नहीं होगा। जैसे एक नॉर्मल से तौर पे अगर अपन पैसों की बात करते हैं, ठीक है, अपने बैंक में रखे हुए पैसे, अपने पास कोई आमदनी का दूसरा सोर्स नहीं है, तो बैंक में रखे हुए पैसे आप कितने दिन चला लेंगे? आप एक दिन, 2 महीने, 4 महीने, साल, 2 साल, 4 साल, इससे ज़्यादा तो आप नहीं चला पाएंगे। कुबेर का खजाना भी खत्म हो जाता है फिर तो। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जब तक आपके पास जिसको बोलते हैं ना आवन जावन की बात जो होती है, जिसको कहा जाता है कि भैया जब तक आवन का सोर्स नहीं है आपके पास तब तक तो फिर आप एग्जॉस्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ जो होती है वो आपकी हो गई नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, मतलब ये नेचुरल चीज़ें हैं जिनको आप वापस नहीं ला पाएंगे। दूसरी बात हम बात करते हैं इसमें, जैसे क्या आ गया, ऑयल आ गया या कोल आ गया। ठीक है, हाइड्रो पावर, ऑफकोर्स हाइड्रो पावर पे अब हम फोकस क्या कर रहे हैं, जैसे आपको मालूम है हमारा अमृतकाल बजट भी जब आया तो हम क्या फोकस कर रहे हैं कि हमें किसी तरह से रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पे जाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें हम क्या क्या कर रहे हैं, इसमें हम एक तो ये काम कर रहे हैं कि साथ में, और दोनों चीज़ें साथ में चल रही है साइमल्टेनियसली, एक तो हमें अपनी एनर्जी क्राइसिस से उभरना है, दूसरा हमें क्लाइमेट चेंज के लिए काम करना है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत दे गो वेरी वेल हैंड इन हैंड। ठीक है, तो अब वो क्या हो रहा है कि हम दोनों तरह पे काम कर रहे हैं। एक साइड हम बात करते हैं बायोफ्यूल्स की, फिर हम बात करते हैं एथनॉल ब्लेंडिंग की, फिर हम बात करते हैं हाइड्रो पावर की, फिर हम बात करते हैं सोलर एनर्जी की, फिर हम बात करते हैं किसकी, हम न्यूक्लियर एनर्जी की, फिर हम बात करते हैं विंड सोर्स टर्बाइन एनर्जी की। तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू कि हम और भी आयाम, या हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं इनफैक्ट इसमें आप डिजिटल जो हमारे जो मैकेनिज्म है आप वो भी इसमें ला सकते हैं, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू डिजिटलाइज। हालांकि वो चीज़ें जो हैं वो आप अलग से मान लीजिए थोड़ा सा, तो वो आप क्लाइमेट चेंज की तरफ ज़्यादा कदम मान सकते हैं। लेकिन हम क्या बात कर रहे हैं, हम बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल को कम करना चाहते हैं। ठीक है, या फिर हम क्या करना चाहते हैं, जो आपको मालूम है हम एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली क्या बात करते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करते हैं, बैटरी ऑपरेटेड चीज़ों की बात करते हैं। ठीक है, सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, हम बेसिकली अपने फॉसिल फ्यूल्स को और रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को एक्सचेंज करना चाहते हैं, और ये हमारे लिए दोनों वे में कारगर होगा। एक तो हमारे पास एनर्जी सिक्योरिटी रहेगी इससे, और दूसरा ऑफकोर्स आपको मालूम है कि क्लाइमेट चेंज के जो हमारा मुद्दा है उस पर भी हम 2 कदम आगे रहेंगे। ठीक है, इसमें आपको क्राइसिस की जो सिचुएशन है मैं आपको वो भी बता दूं कि एनर्जी क्राइसिस के बारे में 2021 में एक रिपोर्ट आई थी बूमेरैंग में। ठीक है, बूमेरैंग या CNN ने भी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया कि चाइना की एनर्जी क्राइसिस के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्ल्ड का फोकस है, बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि एनर्जी क्राइसिस चाइना में बहुत ज़्यादा है। पर उसमें एक रिपोर्ट के तहत एक ये बात बोली गई कि इंडिया के ऊपर समहाउ इतना ज़्यादा लाइमलाइट नहीं जा पा रही है या एनर्जी क्राइसिस को लेके, जबकि इंडिया के हालात चाइना से ज़्यादा बदतर हैं। अगर आप अंदर के हालात या सिचुएशंस देखते हैं तो हमारे पास, आपको मालूम है जब हम चाइना और इंडिया की बात करते हैं तो हमारे पास दुनिया की 2 ऐसी कंट्रीज़ की हम बात कर रहे हैं जिसकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वर्ल्ड में, और आपको ये भी मालूम है कि चाइना से ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन बढ़ने की उम्मीद है। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि बढ़नी चाहिए, उम्मीद इज़ अ काइंड ऑफ अ पॉजिटिव वर्ड, बट आपको मालूम है, ठीक है, इसका भी आकलन किया जा चुका है। तो आपको मालूम है कि ये बात आई है और बड़ी ग्लेरिंग उनने रिपोर्ट इस पर छापी थी बूमेरैंग ने, जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिया के अगर यही हालात चलते रहे तो मिड ऑफ द सेंचुरी तक आते आते
जो अकॉर्डिंग टू द टाइप थिंग दैट आई एम सेइंग, एक रिपोर्ट में ये भी था, एक दूसरी रिपोर्ट में, बूमेरैंग में नहीं था, दूसरी रिपोर्ट में एक ये भी था, इंटरनेशनल एजेंसी की ही रिपोर्ट थी, जिसमें था दैट इंडिया विल डाइव इन डार्कनेस बाय द एंड ऑफ 21st सेंचुरी। तो इस तरह की बातें भी, इस तरह की रिपोर्ट भी की गई थी। अब इसको आप बहुत ज़्यादा एग्जैजरेशन इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि अगर आप अप्रैल में देखते हैं, हमारे यहाँ इसी साल अप्रैल की मैं बात कर रही हूँ, तो 100 मिलियंस के बाद आसपास मैं लिख सकती हूँ, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आंकड़ा 100 मिलियंस, मतलब आप समझ रहे हैं 100 मिलियन यूनिट ऑफ एनर्जी की कमी थी ओवर 8 डेज। ठीक है, 100 मिलियन, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ 100 मिलियन यूनिट ऑफ एनर्जी की कमी थी फॉर ओवर द पीरियड ऑफ 8 डेज इन अ मंथ। ठीक है, ये बात कब की थी? अप्रैल की। ठीक है, 8 दिन की आप बात कर लीजिए, ओवर 8 डेज कंटिन्यूस इन अ रो आपके पास 100 मिलियन यूनिट की कमी थी। ठीक है, आप यही चीज अगर आप देख लेते हैं तो अमिडस्ट द क्राइसिस, आपको ये मालूम है कि जो यूक्रेन रशिया क्राइसिस चल रहा है, उसके बावजूद हमने 25 मिलियन बैरल जो है ऑयल जो है वो इंपोर्ट किया है रशिया से। जाहिर सी बात है कि हमारे पास एनर्जी क्राइसिस थी, क्योंकि आपको ये भी मालूम है कि कितना तल्ख रवैया था वेस्टर्न कंट्रीज का इस बात को लेके इंडिया से। उसके बारे में अपन आगे चर्चा कर लेंगे कि कितना तल्ख रवैया था। अभी व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि ये रिपोर्ट आई है और ये अलग अलग स्टेट्स की रिपोर्ट आई है कि अगर हमारे पास हर स्टेट में, आपको मालूम है एनर्जी जो है वो हर स्टेट का अपना अपना मुद्दा होता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे प्लेयर्स भी मार्केट में आ रहे हैं। आज की डेट में आपको मालूम है एनर्जी सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स भी मार्केट में आ चुके हैं। पहले जो था वो सरकारी काम था पूरा, अब प्राइवेट प्लेयर्स भी मार्केट में आ चुके हैं। लेकिन आपको ये मालूम है कि उसमें ये कहा जा रहा है कि जितना डेट हमारे ऊपर बढ़ता जा रहा है या जितना आपको मालूम है क्राइसिस हमारे यहाँ एनर्जी का है, तो ये बोला गया, कई स्टेट्स में बात बोली गई है कि कटौती करना और लोड शेडिंग करना हमारे लिए अनिवार्य हो गया है। मतलब हमारे लिए एक तरह से आप कह सकते हैं कि इंपेरेटिव हो गया है। अगर हम लोड शेडिंग नहीं करेंगे या बिजली कटौती नहीं करेंगे तो हमारे लिए सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज हमारे पास जो स्टोर है वो हमारा खाली होता जा रहा है। ठीक है, सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस, ये मैं मिटा दे रही हूं। नाउ अदर रीजंस फॉर एनर्जी पॉवर्टी क्या है, आप ये समझिए। इकोनॉमिक रीजन, सबसे बड़ी बात है पैसों की कमी है, पैसों की तंगी। ठीक है, लो इनकम और पॉवर्टी इन द कंट्री, लिमिटेड नेशन और पीपल बाइंग एबिलिटी। अब सबसे बड़ी बात है परसीव्ड इन्वेस्टमेंट रिस्क एक्सेट्रा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जाहिर सी बात है कि जो कि बहुत बड़े प्लेयर्स हैं मार्केट में, वो अफोर्ड कर सकते हैं एनर्जी परचेज करना इवन एट द एक्सीलेटेड प्राइस। ठीक है, लेकिन अगर हम भारत में बात करते हैं तो हमारे इकोनॉमिक रीजंस भी हैं। आपको मालूम है पर कैपिटा इनकम भारत में कंपैरेटिवली टू द वेस्टर्न कंट्रीज और टू द डेवलप्ड कंट्रीज काफ़ी कम है। स्पेशली पोस्ट कोविड थिंग्स हैव इवन ड्विंडल्ड डाउन, है ना। आपको ये मालूम है कि आपकी जीडीपी जो है वो ऑलमोस्ट ऑल टाइम लो मानी जा रही है पिछले 2020-21 से। ठीक है, इनफैक्ट ऐसा नहीं है, अगेन आई एम ट्राइंग टू टेल यू दिस, कि ऐसा नहीं है कि वो कोविड से पहले ठीक थी, कोविड के पहले भी उसमें गिरावट देखी गई है, बट आफ्टर कोविड तो जैसे आप कहते हैं ना, एक तरह से बोला जा सकता है कि बिल्ली के भाग से छीका टूट गया है। ठीक है, तो वैसे भी हालात जो है खराब हो रहे थे और खराब हो गए। बाकी सारा जो चीजें जैसे कि एज यूजुअल कोविड के सर पे डाल दी गई कि भैया कोविड अगर महामारी नहीं होती तो बिल्कुल हम जीडीपी जो है हमारा इतना बढ़ा देते कि हम बिल्कुल फ्रांस और इटली को बीट कर देते। ठीक है, इस तरह की बातें भी हैं, इस तरह की बातें की गई हैं, है ना, ये बातें हुई हैं ऑन रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो आपको ये मालूम है कि हमारे यहाँ इकोनॉमिक पॉवर्टी, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की दिक्कत है। लो इनकम ग्रुप्स हमारे यहाँ ज़्यादा हैं, या जब आप बात करते हैं तो हमारे यहाँ आपको मालूम है जब हम सोसाइटी को या क्लास में हम डिवाइड करते हैं तो हम कैसे करते हैं, लो इनकम स्ट्राटा, मिडिल इनकम स्ट्राटा एंड हाई क्लास, है ना। एक जनरल जो आपको मालूम है मोटे तौर पे, मिडिल क्लास को हम फिर बहुत ज़्यादा, द ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास को हम बहुत उसमें डिवाइड कर देते हैं, लोअर मिडिल क्लास एंड हायर मिडिल क्लास, इस तरह का भी हम डिविजन करते हैं। लेकिन बेसिकली क्या है कि हमारे पास आपको मालूम है क्योंकि द प्राइवेट प्लेयर्स हैव कम इनटू द मार्केट, तो आपको मालूम है कि पर यूनिट की दर जो है वो एक तरह से यूनिफॉर्मिटी उसमें खत्म हो गई है। ठीक है, तो वो आपको मालूम है कि कई बार वो जो पॉवर्टी है, जो गरीबी है, वो जो गरीबी का स्तर है, इस वजह से लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। आपको मालूम है लिमिटेड नेशन है और पीपल बाइंग एबिलिटी जो है, जिसको आप कहते हैं परचेजिंग पावर, जाहिर सी बात है जब पर कैपिटा इनकम कम होगी तो परचेजिंग पावर कम होगी या कॉम्प्रोमाइज्ड होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट जब आप बात करते हैं, चलिए अगर मैं बात कर लूँ कोई कस्बे की या किसी ऐसे गांव देहात की जहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी
पहुंच ही नहीं पाई है। जैसे मैंने स्वदेश फिल्म का कहा आपको, है ना, वहाँ पे शाहरुख खान जो है वो एनर्जी लाता है, या वो बल्ब जो है वो बिजली का जलाता है, बिजली को वो पैदा करता है वहाँ पे, ठीक है, उसके ऊपर वो पिक्चर बनी है, ठीक है। अब वहाँ पे जाहिर सी बात है कि ऐसा भी नहीं है कि सबके पास पैसा नहीं है, उस गाँव में पैसा है, लेकिन बिजली तो आप नहीं ला सकते ना, उसके लिए तो आप डिपेंडेंट है। बिजली लाने का काम कोई एक इंडिविजुअल या एक परिवार तो नहीं कर सकता, या चलिए 10 परिवार मिलकर भी नहीं कर सकते। उसमें आपको उतनी, जिसमें जैसे शाहरुख खान उसमें नासा में काम करते हैं, वो आते हैं भारत में, उतना उनके पास रिसोर्सेज रहते हैं, उतनी उनके पास नॉलेज रहती है, तो वो उसको इंप्लीमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो अगेन सिर्फ पैसा जिम्मेदार नहीं है, आपको रिसोर्सेज भी चाहिए, आपको उतनी टेक्निकल नॉलेज भी चाहिए, आपको उतनी साक्षरता का दर भी चाहिए, आपको उतनी हेल्पिंग हैंड्स भी चाहिए, और आपको कहीं ना कहीं आपको सहयोग भी चाहिए ऑर्गेनाइजेशंस का, ठीक है। तो ये भी एक कारण है कि अगर हम सिर्फ ये कहते हैं कि सिर्फ पैसा रीजन है, तो ऐसा नहीं है, पैसा भी एक बहुत बड़ा रीजन है, लेकिन गांव देहात कस्बों में जहां पे आज की डेट में बिजली नहीं आती, या बिजली आती है तो पूरे समय के लिए नहीं आती, आपको वहां पे आपके जो रिसोर्स हैं वो स्थापित करने होंगे, उनकी भी कमी है, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल रीजंस, एज आई टोल्ड यू, ये सारी चीजें जो है ना हैंड इन हैंड जाती है। लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, पॉवर्टी, इलिटरेसी, या आप कहते हैं कि आप जिसको आप कहते हैं कि हंगर इंडेक्स, ये चीज़ें जो है ना, ये अलग अलग कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आप इनको समझोगे ना कंसेप्ट वाइज, तो ये सारे कहीं ना कहीं मिले हुए हैं, ठीक है। गरीबी है, इस वजह से साक्षरता नहीं है, साक्षरता नहीं है इस वजह से जाहिर सी बात है रोजगार की कमी है, रोजगार की कमी है, पर कैपिटा इनकम नीचे है, पर कैपिटा इनकम नीचे है, हंगर इंडेक्स बढ़ रहा है, हंगर इंडेक्स बढ़ रहा है, बीमारियां बढ़ रही हैं। तो ये सारी चीजें जब आप कहते हैं ना, हम जब इसको कहते हैं ना, तो इसको क्या बोला जाता है, विशियस सर्कल बोला जाता है इसको, ठीक है। जब आप कहते हैं कि जब आपके पास डर्थ ऑफ, जिसको आप कहते हैं, आपके पास डर्थ होती है ना चीजों की, या आपके पास कमी होती है, तो कमी का जिसको आप कहते हैं, तो एक विशियस सर्कल चलता है, हर चीज एक दूसरे को प्रोपेल करती है। उसमें से अगर आप फूट के या उसमें से अगर टूट के कोई निकल जाए तो बात अलग है, अगर उस जो घेरा जो घूम रहा है ना, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल काम होता है। तो जैसे मैंने कहा, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी या लैक ऑफ टेक्निक अगर आप बात करते हैं, तो टैप अवेलेबल एनर्जी रिसोर्सेज, स्पेशली रिन्यूएबल एनर्जी एज सोलर एनर्जी। अब इसमें हमने बात की है जो लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, जो हमने पहले बात की थी, स्वदेश फिल्म का जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था या बात की थी, वो हमने किस लेवल पे की थी, लोगों के लेवल पे की थी, है ना। जो वहां पे जो लोग रहने वाले हैं, रिहायशी लोग हैं जो वहां पे रहते हैं, बसते हैं, उनकी बात की थी। अब यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि भारत में भी बेसिकली टेक्नोलॉजी की कमी है, ठीक है। अब इसमें आपको मालूम है कि हमारे को, अगर हम ये बात करते हैं भैया कि हमें एनर्जी को, हमें नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से हमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना है। मतलब जब मैं बात करूं आपसे कि एक टाइम पे बड़ा मुहिम चला था, हम स्कूल में थे, तो इनफैक्ट मुझे याद है हमारे स्कूल में जो हमें 11th या 12th में जो प्रोजेक्ट मिलता है, एक प्रोजेक्ट बनाना होता है, तो उसमें हमको बोला गया था कि आपको सोलर कुकर का जो मॉडल है ना, वो बनाना है। मतलब बड़ा सोलर कुकर को उस टाइम पे बड़ा बढ़ाया गया था, बड़ा बढ़ावा दिया गया था। हम 7th 8th में थे शायद, आजकल तो मेरे ख्याल से आते भी नहीं है, आजकल आप लोगों को मिलते भी नहीं होंगे। उस जमाने में अगर आप लोग के घर में रखे होंगे तो आप कभी देखिएगा, तो पहले एक ये हिसाब था कि सोलर कुकर सबके घरों की छतों पे उस टाइम पे मिलते थे। 7th 8th में जब हम थे, सरकार ने बहुत ही कम दर में उसका वितरण, जैसे आप कह सकते हैं, किया था, ठीक है। तो उसमें क्या था कि लोग जो है अपने दाल चावल वगैरह जो है वो सोलर उससे बनाया करते थे। तो ये जो है, ये आज की डेट में अगर आपको मिलेगा तो सोलर कुकर उतने नहीं मिलेंगे, लेकिन सोलर पैनल आपको मिलेंगे घरों में, लोगों के घर की छत पे, या आपको सोलर गीजर काफी आपको मिलेंगे, राइट। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि जितना हमें जिस स्पीड पे इस पे काम करना चाहिए था कि हमें नॉन रिन्यूएबल एनर्जी को रिन्यूएबल एनर्जी पे लाना चाहिए था, उतने स्थायी तौर पे हमने काम नहीं किया है, ठीक है। मतलब अब वो सोलर हीटर आए हैं तो वो सोलर कुकर गायब हो गए, ठीक है। आप इन सब चीजों को साथ में भी लेके चल सकते थे। तो कहीं ना कहीं लैक ऑफ टेक्नोलॉजी है। जैसे आपको मालूम है, अगर अवेलेबल एनर्जी रिसोर्सेज की हम बात करते हैं, तो अगर आप ये सोलर एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जिसपे आप चाहें तो आप टैप कर सकते हैं और आपकी लागत बहुत कम होगी। इस पे मुझे आज तक भी याद है, इंडिया टीवी कॉन्क्लेव पे, इंडिया टीवी कॉन्क्लेव पे शायद मेरे ख्याल से, या इंडिया टुडे कॉन्क्लेव पे मोदी जी एक बार गए थे। उस जमाने में वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, उस टाइम पे वो गुजरात के भारत के प्रधानमंत्री नहीं बने थे, गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। तो उन्होंने 2-3 चीजें बोली थी जो कि बहुत
सही लगी थी उस ज़माने में। उन्होंने बोला था कि भाई ये जो इतने बड़े बड़े रेगिस्तान हैं उस पर हम सोलार पैनल्स का वो क्यों नहीं कर सकते, या अगर उस पर बहुत तालियां भी बजी थी, लोगों ने बड़ा सराहा भी था उस चीज़ को, कि उन्होंने बोला था कि जो पटरियाँ बिछी हुई हैं जो अंग्रेज़ बिछा के चले गए हैं उस पर ये क्यों ज़रूरी है कि सिर्फ सरकारी डिब्बा घूमे। तो उन्होंने जिस तरह से उसको प्रोजेक्ट किया था या जिस तरह से उसको पिच किया था तो बड़ी तालियां उस पर बजी थी। हालांकि आज की डेट में रेलवेज में जो प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है तो वो कहीं ना कहीं हमें समझ में आया है कि भाई साहब उतना सही इम्प्लीमेंटेशन हो नहीं पा रहा है, या कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेटिव बहुत ज़्यादा है उसका, ठीक है, या उसका फ्लिप साइड उसके बहुत ज़्यादा है। लेकिन उस ज़माने में मैं आपको बता रही हूँ जब उन्होंने ये बात बोली थी तब उन्होंने सोलर एनर्जी और सोलर थर्मल एनर्जी पे उन्होंने बहुत फोकस किया था कि हम किस तरह उसको बढ़ा सकते हैं या हम उसको किस तरह बढ़ावा दे सकते हैं, ठीक है। तो ये बातें अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे दिमाग में या हमारे आप कह सकते हैं कि हमारे जिसको आप कहते हैं ना कि पाइपलाइन में बहुत समय से हैं, हम उसको अभी भी इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं फॉर सम रीजंस। ऑब्वियसली फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया इट इज़ ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट, लेकिन हाँ उसका अगर इम्प्लीमेंटेशन सही हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इनएफिशिएंट होम्स एंड इक्विपमेंट्स ऑफ कोर्स एज आई सेड, जैसे मैंने कहा कि थर्मल आपको कई जगह पे दिखेंगे, सोलर जो आपके पैनल्स हैं अगर वो लगाते हैं, या सोलर आपको मालूम है गीजर जो प्लांट किए जाते हैं वो, या सोलर कुकर जैसे मैंने कहा, तो सोलर कुकर तो काफ़ी सस्ते थे, लेकिन अगर आप ये सोलर पैनल्स वगैरह या सोलर गीजर वगैरह पर लगाते हैं तो कंपैरेटिवली ये जो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले गीजर होते हैं इनकी लागत आपको कम आती है या ये सस्ते पड़ते हैं इनिशियली, है ना। वो जो हर महीने का बिल आता है वो बात अलग है, लेकिन एक बार का जो पैसा है वो आपको कंपैरेटिवली सस्ता पड़ता है, ठीक है। तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि हमारे यहाँ उस तरह से घर जो हैं उतने उस तरह से बनाए नहीं गए हैं या उस तरह से उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ट नहीं किया गया है, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करते हैं नेचुरल रीजंस, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी सोर्सेज सच एज कोल एंड फॉसिल फ्यूल। लोकेशन अगर आप बात करते हैं एग्जांपल हिली या आइलैंड नेशंस में, तो आपको ये मालूम है कि भाई एनर्जी जो है वो कहीं कहीं आपको आप हर जगह खोदेंगे तो आपको एक साथ चीज़ें तो नहीं मिलेंगी। अगर आप ओशन फ्लोर में जाएंगे तो आपको वहाँ पे मैंगनीज मिल सकता है, निकल मिल सकता है, ठीक है। या अगर आप एक एरियाज हैं, है ना, जैसे कोल माइंस जो हैं वो जहाँ पर हैं वहीं पर हैं, आप चाहें कि आपको कहीं से भी आप खोदें और वहाँ से कोल निकल आए और ऑयल निकल आए तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। अब जो एनर्जी रिसोर्सेज या गैस रिसोर्सेज या फॉसिल फ्यूल रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड हैं नेचर में वो तो हैं, उनको आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको मालूम है कि तुर्कमेनिस्तान देखा जाए या अरब देखा जाए तो अरब में कोई भी आपको मालूम है बंजर जमीन हुआ करती थी, वहां पे किसी भी तरह की फसल या खेती नहीं होती थी, लेकिन बहुत अमीर देश है, क्यों? क्योंकि वहां पे ऑयल है, ठीक है। अगर आप बात करते हैं सेम चीज तुर्कमेनिस्तान की तो आपको मालूम है वहां पे गैसेस हैं। सेम चीज अगर आप बात कर लेते हैं रशिया यूक्रेन की, इतनी ठंड पड़ती है, टुंड्रा फॉरेस्ट रीजन है, सब कुछ है, लेकिन उनके पास बहुत बड़ा क्या मिलता है, वहां पे नेचुरल रिसोर्स है, वहां की जो जमीन है वो इस तरह की है कि वहां पे वीट कल्टीवेशन बहुत अच्छा हो जाता है, ऑयल आपको बहुत ज्यादा वहां से मिलता है, ठीक है। तो जो नेचुरल रीजन जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनकी भी आपको मालूम है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, पर अनफॉर्चुनेटली उनके बारे में हम कुछ कर नहीं सकते। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस। गवर्नेंस रीजन ऑफ कोर्स, जैसे मैंने कहा कि पुअर प्लानिंग है पावर सेक्टर में। आपको मालूम है कि जब पावर सेक्टर की हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ पावर सेक्टर की बात नहीं है भारत में। आप किसी भी सरकारी विभाग की अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको मालूम है कि सुचारू रूप से अगर आप कहें कि भाई ये सेक्टर बहुत सही काम कर रहा है तो कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे, उसमें कहीं ना कहीं कोई दिक्कतें जरूर आती होंगी। अगर आप गए हैं सरकारी दफ्तरों में, आपने चक्कर काटे हैं सरकारी दफ्तरों के, तो आपको समझ में आएगा कि चीजें उतनी स्पीड अप नहीं है या उतनी स्मूथ नहीं है जितना हम बात करते हैं इनफैक्ट प्राइवेटाइजेशन की। अगर मैं सिंपली आपसे एक, नॉट टू हैव एनी ऑफेंसेस अगेंस्ट एनीबडी, लेकिन आप अगर सरकारी बैंक्स में भी आज की डेट में जाते हैं, अगर आप वहाँ पे खाता खोलने के लिए जाते हैं तो आजकल ज़्यादातर लोग जो हैं वो प्राइवेट बैंक्स की तरफ जाने लगे हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमें मालूम है कि प्राइवेट बैंक्स जो हैं उनकी क्रेडिबिलिटी सरकार की बैंक जितनी नहीं होगी, आपको लोग बोलेंगे भी, समझाएंगे भी, ठीक है, लेकिन आपको मालूम है कि वो हैसल फ्री काम हो जाएगा। वो आपके घर भी आ जाएंगे, वो आपके घर से ही आपका पैन कार्ड ले जाएंगे, वो डिजिटलाइज्ड उसमें आपका अकाउंट भी खोल देंगे, 10 मिनट के अंदर आपका अकाउंट खुल जाता है, ठीक है। ये चीजें जो है अभी भी टैप नहीं कर पा रही हैं सरकारी संस्थाएं या सरकारी जहां पे गवर्नेंस है वहां पे, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग एवरी सेक्टर, दे आर ट्राइंग टू पुट थिंग्स इन चार्ज। आपको मालूम है डिजिटल इंडिया जो है वो बहुत बड़ा ये काम कर रहा है, एक तरह से एक ब्रिज का काम कर रहा है। या इनफैक्ट आधार कार्ड की अगर मैं बात करती हूँ तो दैट इज ऑल्सो, हर चीज डिजिटलाइज होती जा रही है, बट कहीं ना कहीं वो दिक्कत की भी चीज होती है। पर्सनली स्पीकिंग अगर मैं आपको अपने आधार कार्ड का बताऊं
तो मैंने जितनी बार उसको घर से अपडेट करने का हमें ऑप्शन आता है कि आप घर से अपडेट कर सकते हैं, राइट, उसको अपडेट करने का आप कोशिश कीजिए। मैंने पिछली 4 बार में उसको किया, चारों बार वो सर्वर या तो उसका जो था वो डाउन था, या फिर लास्ट में आके अपडेशन में उसमें कोई ना कोई दिक्कत आ गई, या तो पैसा जो है वो ट्रांसफर नहीं हो पाया, फाइनली वो फेल हो गया। फाइनली आई हैड टू गो टू द आधार सेंटर और वहां से मुझे वो काम करवाना पड़ा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि हमने चैनल तो बना दिए हैं, लेकिन वो सुचारू रूप से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं कमी आ जाती है। ठीक है, तो अभी हमें थोड़ा सा इसमें स्टेप अप करने की जरूरत है। ऑटोमेशन हम ला तो दिया है हमने, लेकिन ऑटोमेशन के लिए अभी हमें पूरा सिस्टम हमें उस तरह से आप कह सकते हैं कॉन्फ़िगर करने की जरूरत है। ठीक है, इसमें आप बात कर सकते हैं इनएफिशिएंट यूटिलिटीज लीडिंग टू वेस्ट ऑफ एनर्जी, दैट इज हाई ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस। आपको मालूम है डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आपको जब हम बात करते हैं एनर्जी सेक्टर की। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी को सुनिश्चित करना है, जो कि समहाउ नहीं हो पाता अक्रॉस इंडिया। जब मैं बात कर रही हूँ हर जगह की, तो आपको ये मत सोचिए आप कि आप दिल्ली बॉम्बे में बैठे हैं या आप देश के कैपिटल सिटीज में बैठे हैं तो वहां पे क्या हालात हैं। अगर आपको किसी भी समस्या की जड़ में पहुंचना है, किसी भी गवर्नेंस सेक्टर की दिक्कतें जो आती हैं उसकी जड़ में पहुंचना है, तो आप उस जगह के छोटे कस्बों में, छोटे शहर में, छोटे गांव देहात में जाके उन समस्याओं को देखिए, उनका आकलन कीजिए, तब जाके आपको सही पिक्चर जो है वो मिलेगी। और अगर आपको लगता है तो ये आप अपने स्ट्राटा या अपनी सोशल क्लास के हिसाब से मत सोचिए, आप इसको अगर आकलन करना चाहते हैं सच में, तो आप किसी लो इनकम आदमी जिसकी बहुत ज़्यादा, जिसको आप डेली वेज अर्नर है, उसको जो समस्याएं आती हैं उसके दिमाग से आप बैठ के देखिए, उसकी नज़र से आप चीज़ें सोचिए, देखिए, तो आपको कई बार बड़ी सही पिक्चर मिलती है जो हम अपनी इग्नोरेंस में, या आपको मालूम है कि जो हमें चीज़ें मुहैया हैं या जो फैसिलिटीज़ हमें हैं, हम उस नज़रिए से देखते हैं कई बार विद द ब्लिंकर्स ऑन, और हम दिक्कतें समझ नहीं पाते। ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू सी थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड देन मेक अप योर माइंड फॉर इट। अदर रीजंस क्या हो सकते हैं? अदर रीजंस एज आई टोल्ड यू, राइज इन एनर्जी प्राइस ड्यू टू वॉर एंड जियोपॉलिटिकल रीजन, जो कि रशिया यूक्रेन वॉर है। ठीक है, रशिया यूक्रेन वॉर इज वन ऑफ द की प्रॉब्लम्स एरिया, जो कि आपको सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में जो गैस क्राइसिस या ऑयल क्राइसिस आए हैं उसकी वजह से उत्पन्न हुए हैं। आपको अभी मालूम होगा कि रशिया ने हाल में पिछले कुछ दिनों में जो पूरे का पूरी जो मेन सप्लाई पाइपलाइन थी यूरोप की, वो उन्होंने रोक दी थी। ठीक है, और कितना ज़्यादा यूरोप में गैस क्राइसिस उभरा था, आपको उसका भी आइडिया होगा। अगेन जब मैं अपनी बात करते हैं, हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में भी मालूम है आपको कि सेम ये प्रॉब्लम आ गई थी कि आपको मालूम है कि हमारे यहाँ रशिया, इनफैक्ट अगर हम बात करते हैं तो आप ये जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा गैस या ऑयल सप्लायर माना जाता है, ऑयल सप्लायर माना जाता है कम से कम रशिया। ठीक है, गैस सप्लाई में भी उसका काफ़ी ऊपर नाम आता है, लेकिन ऑयल सप्लायर तो पूरी दुनिया में सबसे हायर माना जाता था। इनफैक्ट आप यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करते हैं। अब इसके चलते हुए क्या हुआ था, रशिया यूक्रेन वॉर के चलते आपको मालूम है कि इस पे बहुत सारी बातें, बहुत सारी चर्चा उस टाइम पे BBC, CNN, दुनिया भर की जो चीज़ें थी, रिपोर्टिंग होती थी, और ये बात होती थी कि भाई ये जो रशिया यूक्रेन क्राइसिस है, इसका वर्ल्ड एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, या इसका वर्ल्ड एनर्जी सेक्टर पे इसका क्या असर पड़ेगा, इसके ऊपर बहुत चर्चा हुई। ठीक है, मतलब 22 फरवरी के आसपास की एक न्यूज़ थी, मुझे याद है, जिसपे ये बात भी बोल दी गई थी कि जो नॉर्ड 2 सी लाइन्स थी, नॉर्ड 2 पाइपलाइन थी, जो गैस पाइपलाइन थी, गैस पाइपलाइन जो कि नई पाइपलाइन बनी थी यूरोप के साथ, जर्मनी के साथ, उस पर भी एक तरह से आप कह सकते हैं जर्मनी ने रोक दिया था, और उन्होंने कहा कि अब हम एक तरह से उन्होंने कहा था कि हम रशिया से अब गैस नहीं लेंगे, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने कतर या बाकी कंट्रीज़ की तरफ रुख कर लिया था। ठीक है, तो ये चीज़ें भी हुई। अब उसमें आप कह सकते हैं कि बहुत सारी कंट्रीज़ ने किया उस टाइम पे, यूरोपियन यूनियन ने, अमेरिका ने, US आज भी खैर रशिया से कुछ भी नहीं लेता। रशिया और US की आपको मालूम है कि कभी भी नहीं जमी, वो हमेशा से कोल्ड वॉर के बाद वो हमेशा से दो अलग अलग एक्सेस पे ही काम किया उन्होंने। ठीक है, तो रशिया से US कुछ भी नहीं लेता है, लेकिन US ने इकोनॉमिक सैंक्शन जो है, यूरोपियन यूनियन और US ने इकोनॉमिक सैंक्शन जो है वो रशिया पे लगा दिए। ठीक है, इस तरह की घटनाएं हुई। आप कह सकते हैं कि ये चीज़ें पहली बार हालांकि नहीं आई थी, एनर्जी सिक्योरिटी की कंसर्न्स वगैरह। 2000 अगर आप 8 की बात करते हैं, जब जॉर्जिया पे हमला किया गया था, या 2014 की आप बात करते हैं जब क्रीमिया पे
रशिया ने हमला किया था, उस टाइम पे भी इकोनॉमिक सैंक्शंस वगैरह की बात आई, लेकिन उस टाइम पे भी सिचुएशन इतनी गंभीर नहीं थी, या इतनी आप कह सकते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इतनी ज़्यादा वेकन नहीं थी उस मुद्दे को लेके जितना ये रशिया यूक्रेन वॉर को लेके हो गया। स्पेशली जब कीव में जब फोर्सेस भेजी गई और आपको मालूम है बहुत ही इनह्यूमन बिहेवियर वहाँ पे रहा, आर्मी और फोर्सेस ने आके वहाँ के छोटे छोटे बच्चों को और जो महिलाएं थी उनके साथ बहुत बदसलूकी की। उस टाइम पे आपको मालूम है जब ह्यूमन काउंसिल से, यूएन की ह्यूमन काउंसिल से भी इनको निकाल दिया गया है ना, तो बहुत सारी चीज़ें हुई, बहिष्कार हुआ। उस टाइम पे हमने मई में अगर आप बात करते हैं, अमिड्स ऑल दिस क्राइसिस, हमने जैसे मैंने आपसे कहा कि 25 मिलियन बैरल जो है ऑयल हमने रशिया से इंपोर्ट किया। बहुत ज़्यादा उसको लेके भी इंडिया के ऊपर आपको मालूम है कि यूएस ने, यूरोपियन यूनियन ने बहुत ज़्यादा हमारी क्या की, आपको मालूम है कि क्रिटिसाइज भी किया हमें और बहुत ज़्यादा सवाल उठाए गए। काटसा के तहत जो कि आपको मालूम है इकोनॉमिक सैंक्शन जो कि करता है, आपको अमेरिका मालूम है, आपको मैं काटसा के ऊपर आपको पूरा पढ़ा चुकी हूँ, तो इकोनॉमिक सैंक्शन करता है, जो काउंटर करने की कोशिश करता है अमेरिका अपने एनिमीज को, तो उन पे इकोनॉमिक सैंक्शन लगा देता है। तो उसकी भी उसने हमको धमकी दी, ठीक है, कि अगर आपने रशिया से ऑयल लिया तो आपके ऊपर काटसा लगा दिया जाएगा या इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे। हालांकि वो नहीं हो पाया, बात अलग है उसकी, लेकिन उस टाइम पे यूरोपियन यूनियन ने भी हमें बहुत आड़े हाथ लिया। उस टाइम पे जैसे मैंने आपको कहा था ना कि जो हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं हमारे, फॉरेन मिनिस्टर हैं हमारे सुब्रमण्यम जयशंकर जी, क्योंकि वहाँ पे उनका जो रोल है वो बहुत ज़्यादा इम्पेरेटिव रहा, बड़ा अहम रहा, क्योंकि वो खुद भी एक टाइम पे उन्होंने क्या काम किया था, एक टाइम पे वो खुद भी एज अ डिप्लोमेट उन्होंने सर्व किया है, बहुत लंबे टाइम तक उन्होंने एज अ डिप्लोमेट सर्व किया है। मतलब वो फॉरेन मिनिस्टर बनने से कई साल पहले तक वो आईएफएस थे, विच इज़ इंडियन फॉरेन सर्विसेज में थे, तो उन्होंने एज अ डिप्लोमेट सर्व किया। उनको सारी जितनी उनको असर या जितना जितना नॉलेज उनको पकड़ है इंटरनेशनल पॉलिटी की, उतना शायद आज तक कोई भी पहला फॉरेन मिनिस्टर भारत में नहीं आया जो कि इतना ज़्यादा लर्नड हो, एकेडमिकली इतना ज़्यादा एजुकेटेड हो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को लेके या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के सब्जेक्ट पे। तो उन्होंने इस पे बहुत अच्छा काउंटर किया और उन्होंने एक बात बोली कि भाई अगर आप ये कहते हैं कि हम वॉर को क्या कर रहे हैं, मतलब उन्होंने बाकायदा ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बोली थी कि अगर आप ये कह रहे हैं कि हम वॉर को फंड कर रहे हैं या हम रशिया को फंड कर रहे हैं बाय बाइंग द ऑयल फ्रॉम रशिया, तो फिर ये ऐसा कैसे है कि सिर्फ भारत ने ऑयल खरीद लिया रशिया से तो हम फंड कर रहे हैं वॉर को, और पूरा यूरोप जो है वो गैस से चल रहा है रशिया की, तो वो फंड नहीं कर रहा है यूरोप उसको, ठीक है। मतलब उन्होंने बाकायदा इस पर सवाल उठाया था कि फिर अगर ये जो गैस सप्लाई हो रहा है यूरोप में, आपको ये भी रोकना चाहिए, आप इस पे लेके फिर इतना हल्ला क्यों मचा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ पेट्रोलियम जो है वो खरीदा जा रहा है और उसी से फॉरेन एक्सचेंज जो है वो रशिया के पास जा रहा है, ठीक है। जो गैस ली जा रही है क्या वो मुफ्त में जा रही है? वो मुफ्त में तो नहीं जा रही, जाहिर सी बात है कि वो भी पैसा जो है रशिया के पास जा रहा है। तो फिर वो फंडिंग ऑफ वॉर क्यों नहीं हुई और सिर्फ हमारा खरीदना फंडिंग ऑफ वॉर कैसे हुआ। इस पर उन्होंने दूसरी चीज़ ये भी उठाई थी कि अगर इसमें अमेरिका को इतनी दिक्कत है और वो इकोनॉमिक सैंक्शन लगाने की बात करते हैं हमारे ऊपर क्योंकि हमने रशिया से ऑयल ले लिया है, तो फिर वो ऐसा क्यों नहीं करते कि वो हमारे लिए वेनेजुएला का मार्केट खोल दें या वो ईरान का मार्केट हमारे लिए खोल दें, ठीक है। अगर वो ये नहीं कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हमें अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को पूरा करने के लिए या हमें अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हमें जो हमारी देश की ज़रूरत है वो पूरा करने के लिए हमें ऑयल लेना ही पड़ेगा, राइट। और जब हमें वो कम दर पे मिल रहा है तो हम क्यों नहीं लेंगे, सीधी सी बात है। इसी पे एक स्टेटमेंट जो है निर्मला सीतारमण जी का भी उस टाइम पे आया था कि वी डोंट केयर व्हाट अदर कंट्रीज से, बट अगर हमारे को ऑयल मिल रहा है और जिस दर पे हम चाहते हैं या जिस दर पे हमें फीजिबल पड़ रहा है, अफोर्डेबल पड़ रहा है, अगर हमें मिल रहा है तो ऑब्वियसली हम लेंगे क्योंकि हम अपने देश का इंटरेस्ट देखेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे वेस्टर्न कंट्रीज अपने अपने देश का इंटरेस्ट देखती हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ रही। इसमें आपको मालूम है रिसेशनरी इम्पैक्ट ऑन नेशनल एंड रीजनल इकोनॉमीज दैट इज श्रीलंका। अब इसमें आपको ये भी मालूम है कि हमारे पास खुद अपने रिसोर्सेज की बहुत कमी थी, लेकिन श्रीलंका में जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया आपको मालूम है मेल्ट डाउन हो गया था वहाँ पे एक तरह से, ठीक है। और श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस अभी आया है ऐसा नहीं है, आपको मालूम है बहुत लंबी सिविल वॉर्स चली थी वहाँ पे, उस टाइम पे भी श्रीलंका धीरे धीरे उभर ही रहा था चीज़ों से, ठीक है। और कोविड-19 के बाद ये सिचुएशन और ज़्यादा
बदतर हो गई, स्पेशली जब आपको मालूम है कि राजपक्षे परिवार के जब बहुत सारे सदस्य थे जो आप कह सकते हैं कि एक तरह से गवर्नमेंट में थे, और आप कह सकते हैं कि पूरी गवर्नेंस जो है तकरीबन उनके हाथ में सेंट्रलाइज्ड हो गई थी। ठीक है, मतलब राष्ट्रपति जो थे वो गोडभया राजपक्षे, उनका नाम आपने सुना ही है। उसके अलावा जो प्रधानमंत्री थे वो भी उनके भाई थे। तो आपको मालूम है कि एक परिवार ने पूरी के पूरी कंट्री की जो इकोनॉमी है वो अपने हाथ में ले ली थी, और यही कारण माना जाता है कि वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस इतनी ज़्यादा गहरा गई कि बिल्कुल तख्ता पलट की नौबत आ गई। आपको मालूम है ना कि लोग सड़क पर उतर आए थे, और किस तरह से जो प्रेसिडेंट का हाउस था उसके ऊपर इम्पीच कर दिया गया था, और लोगों ने वहाँ जाके जो पैसा था और सब कुछ था वहाँ से जब्त किया, और किस तरह से राजपक्षे को किस तरह से देश छोड़ के भागना पड़ा, मालदीव्स और कहाँ कहाँ जाके उनको शरण मांगनी पड़ी, और कुछ भी नहीं मिला, और फाइनली बाहर जाके उन्होंने फॉरेन लैंड से अपना रिजिग्नेशन भेजा। ठीक है, तो उससे पहले लेकिन अगर हम बात करते हैं तो ये इकोनॉमिक क्राइसिस वहाँ पे थे। ठीक है, आपको मालूम है इंटरनेशनल क्राइसिस थे, इकोनॉमिक मेल्टडाउन हो गया था वहाँ पे, लेकिन उस टाइम पे भी हमने हमारी क्राइसिस ना देखते हुए भी उनको हमने सिक्योरिटी प्रोवाइड करी थी। ठीक है, तो आपको मालूम है ये इस पे इंडिया को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया, जो अपोजिशन थी उन्होंने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट कदम इसलिए था क्योंकि वो हमारे इमीडिएट नेबर्स थे, हमें उनको सहायता करना इसलिए भी ज़रूरी था। वो एक स्ट्रैटेजिक जियो स्ट्रैटेजिक मूव के तहत भी या टैक्टिकल मूव के तहत भी इंपॉर्टेंट था, वरना अगर हम नहीं करते तो शायद चाइना सामने आ जाता, और चाइना वैसे ही आपको मालूम है कि ऑब्लिगेशन में है श्रीलंका चाइना से, क्योंकि वो पैसे ले चुका है और वो वापस कर नहीं पा रहा हार्बर पोर्ट की वजह से। ठीक है, तो अगर ये भी वो ऑब्लिगेशन ले लेता और चाइना क्या करता, वो जाहिर सी बात है सीधे सीधे तौर पे, जैसे अभी उसने बेस बनाने की परमिशन ले ली है, बेस बनाने का उसने वो मिल गया है उसको श्रीलंका में, अगर ये भी ऑब्लिगेशन चाइना के पास आ जाता या ऑब्लाइज हो जाता श्रीलंका, तो वो इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग सिचुएशन हो जाती। तो ये दोनों रीजंस थे, एक तो ये कि हमारा पड़ोसी हैं तो हेल्प द नेबर वाला फंडा भी था, और दूसरा ये था कि हम चाइना का इन्फ्लुएंस नहीं चाहते थे श्रीलंका के ऊपर। ठीक है, तो ये भी रीजन था कि हमारे खुद के क्राइसिस होते हुए भी हमने उनको मदद भेजी थी। ठीक है, तो आपको ये मालूम है कि इम्पैक्ट नेशनल और रीजनल इकोनॉमिक्स पे जो इम्पैक्ट होता है वो भी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा भारी पड़ता है। अब इसमें आप बात कर सकते हैं, इसमें हाँ इस टाइम पर मैं और बता दूँ आपको कि तकरीबन ये जो हुआ था फरवरी से लेके मई जून का जो टाइम चल रहा है, बल्कि अभी तक भी आपको मालूम है सिचुएशन सामान्य नहीं हुई हैं, और इसमें 31 देशों ने अपने स्ट्रैटेजिक रिजर्व जो हैं वो खोल दिए थे। ठीक है, अब इसमें और बात कर लेते हैं। नियरली 3 बिलियन पीपल आर एनर्जी पुअर लिविंग इन लैटिन अमेरिका, एशिया एंड अफ्रीका अलोन। अगर आप बात करते हैं तो सिर्फ भारत में ऐसी समस्या है, एनर्जी क्राइसिस है, ऐसा नहीं है। अगर आप बात करते हैं बाकी और कॉन्टिनेंट्स की, बाकी और जगहों की, बड़े बड़े देशों की, तो आपको मालूम है लैटिन अमेरिका, एशिया और अफ्रीका में ही मेजर अगर आप बात करते हैं तकरीबन 3 बिलियन की जो आबादी है वो एनर्जी पुअर या एनर्जी पॉवर्टी से जूझ रही है। ठीक है, आप अगर बात करते हैं तो इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे गांव अभी भी आपको मिल जाएंगे, अफ्रीका में तो है ही, लैटिन अमेरिका में आपको ऐसे बहुत सारे गांव मिल जाएंगे जहां पे पर्याप्त एनर्जी सप्लाई नहीं होता है, और इस वजह से एक तरह से आप कह सकते हैं उनकी इकोनॉमी भी उनकी पिछड़ रही है। ठीक है, नाउ द रिस्क ऑफ एनर्जी पॉवर्टी इन यूरोप एंड अदर पार्ट्स हैव आल्सो इंक्रीज ड्यू टू राइजिंग एनर्जी प्राइसेस। अब एनर्जी प्राइसिंग की राइजेस की अगर हम बात करते हैं तो ये बात भी कहाँ से आई, ये बात भी बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि एक्सिलरेट हुई है, किससे, रशिया यूक्रेन वॉर से या जियोपॉलिटिकल सिचुएशन से। जिस तरह की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन होगी या जियो स्ट्रैटेजिक सिचुएशन होगी, जाहिर सी बात है कि प्राइस हाई होगी, इन्फ्लेशन होगा। आपको सीधा सीधा सा इकोनॉमिक का एक फंडा है कि जिस चीज़ की डिमांड हाई होगी और उसकी सप्लाई स्कार्स होगी, उसकी प्राइसिंग ऊपर जाएगी। ठीक है, इन्फ्लेशन कब होता है प्राइसिंग में, जब इक्विलिब्रियम नहीं बन पाता, जब डिमांड सप्लाई बराबर नहीं होती, तो जाहिर सी बात है कि प्राइसिंग ऊपर जाएगी। जब आपको मालूम है कि किसी चीज़ की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, जैसे अपन ने कोविड टाइम पे क्या देखा, लोगों ने होल्ड कर लिए। ठीक है, होल्ड क्या करा आपने, लोगों ने, जैसे आपने ये देखा कि लोगों ने बेसिक अनाज को होल्ड करना चालू कर दिया था। ठीक है, तो उसकी ब्लैक मार्केटिंग चालू हो गई। तो जिस चीज़ की आप कह सकते हैं कि मार्केट में सप्लाई घटेगी, उसकी प्राइसेस जाहिर सी बात है कि बढ़ेंगी। ठीक है, तो यही वाली चीज़ है कि आप यूरोप में भी बात करते हैं अगर एनर्जी प्राइसेस की, एनर्जी क्राइसिस की, तो ये तभी हुआ था जब आपको मालूम है कि एनर्जी कम मिल रही है। अगर कम मिल रही है तो जाहिर सी बात है कि फिर उसमें मैनिपुलेशन भी होगा,
मोनोपोलाइज जब चीज़ें होंगी तो उसमें प्राइसिंग हाई होगी। हमारे यहाँ तो आप ये देख सकते हैं कि एनर्जी क्राइसिस के साथ साथ, एनर्जी पॉवर्टी के साथ साथ फूड इन्फ्लेशन जो एक बहुत बड़ा मुद्दा था वो भी बहुत ज़्यादा ट्रिगर हुआ था ये रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर। ठीक है, आपको मालूम है कि हमारे यहाँ जब एनर्जी क्राइसिस बढ़े तो जाहिर सी बात है पेट्रोलियम के, क्रूड ऑयल के प्राइसिंग बढ़े, उसकी वजह से पेट्रोलियम के प्राइसिंग बढ़े, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थी वो बढ़ी, जिसके कारण बहुत ज़्यादा नुकसान आपको उठाना पड़ा। बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो फूड इन्फ्लेशन, एकदम से चीज़ों की जो प्राइसिंग है वो बहुत बढ़ गई थी। बीच में मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था ना कि नींबू कितने महंगे हो गए थे, राइट। एक टाइम था जब नींबू इतने ज़्यादा महंगे हो गए थे, उसके दो रीजंस थे। एक तो उसकी, जिसको आप कहते हैं कि उतनी ज़्यादा उसकी यील्डिंग नहीं हो पाई थी, उतनी ज़्यादा वो आए नहीं थे मार्केट में, और दूसरी बात ये जो प्राइसिंग बढ़ी थी तो जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है वो बढ़ गया था, उसके चक्कर में बहुत ज़्यादा प्राइसेस हाई हो गए थे। ठीक है, तो ये हर सेक्टर में आपको मालूम है जब एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी पॉवर्टी आएगी तो आपके हर सेक्टर को मार्केट के इम्पैक्ट करेगी। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं इम्पैक्ट क्या होता है एनर्जी पॉवर्टी का। हालांकि हम ये सब कुछ डिस्कस कर ही रहे हैं, एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं। इकोनॉमिक इम्पैक्ट या इकोनॉमिक इम्पैक्ट जिसको हम कहें, reduce the standard of living and productivity of people due to lack of excess of energy या excess to energy. It also traps poor people in the vicious circle of poverty due to increased spending of money and time on energy resources, especially in rural and remote areas. तो इसमें देखिए वही चीज़ें हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, पहली बात यह है कि जैसे मैंने कहा कि विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि तंगी की या आप कह सकते हैं गरीबी की एक विशियस साइकिल होती है, और वो हर चीज़ दूसरी चीज़ से जुड़ी हुई होती है। उसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती जिसको आप कहें कि इंडिपेंडेंट है। जाहिर सी बात है अगर साक्षरता है तो कहीं ना कहीं आपके रोजगार के साधन जो हैं वो बेटर होंगे। ठीक है, आप कहते हैं ना किसी से भी अगर आप कहते हैं आपके घर में कोई हेल्प काम करती है तो आप नॉर्मली उनके बच्चे अगर काम करते हैं तो आपने सुना होगा मम्मी पापा को ये बोलते हुए कि अपने बच्चे को, अभी आप जो काम कर रहे हैं वो ठीक है लेकिन बच्चे को अच्छे से पढ़ाओ लिखाओ, अच्छे से इसको साक्षर बनाओ, अच्छे से इसकी एजुकेशन वगैरह करो ताकि कल को कोई अच्छा बढ़िया जो है काम कर सके, वरना जिंदगी भर फिर यही करना पड़ेगा। इस तरह की बातें आपने सुनी होंगी, है ना। तो जाहिर सी बात है कि एवरीथिंग इज रिलेटेड टू एवरी अदर थिंग। साक्षरता होगी तो आपको रोजगार के साधन अच्छे मिलेंगे, रोजगार के साधन अच्छे मिलेंगे, आपकी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, आपकी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो आप जाहिर सी बात है कि आप अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाएंगे और फिर वो चीज़ें रोटेशन में आएंगी। आप अच्छा खाना खाएंगे, मैल न्यूट्रिशन की समस्या नहीं होगी, आप उनको अच्छे स्कूल में भेजेंगे तो बच्चों की जो मोर्टेलिटी या इन्फेंट मोर्टेलिटी का रेट है वो आपका बढ़ेगा, वो नहीं होगा। ठीक है, बढ़ेगा मतलब कम होगा, सॉरी, है ना, कम होगा। तो सारी चीज़ें आपको जब मालूम है, या आप बात करते हैं कि जब आपके पास प्रोस्पेक्ट्स होंगे, आपके पास आयाम होंगे चीज़ें करने के, तो आप बेहतर ज़िंदगी या बेहतर कल जो है अपने आने वाले भविष्य को, आने वाले बच्चों को दे पाएंगे। ठीक है, तो अगर आप बात कर रहे हैं रिड्यूस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ पीपल, एक्सेस टू एनर्जी, अगर एक्सेस टू एनर्जी, एनर्जी मतलब बड़ी बेसिक है यार। आप ये देख रहे हैं अगर ये चैनल तो आपको मालूम है आप कहाँ पे देख रहे हैं, आप या तो मोबाइल पे देख रहे होंगे या लैपटॉप पे देख रहे होंगे, डेस्कटॉप पे देख रहे होंगे, किसी पे भी देख रहे होंगे, तो आप कैसे देख पा रहे हैं इसको। जाहिर सी बात है कि आप ये यूट्यूब पे देख रहे होंगे, हमारे चैनल पे देख रहे होंगे, आप इसको एक्सेस कैसे कर पा रहे हैं। अगर लाइट चली जाए तो ये सब कैसे होगा, कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ना मैं आपको पढ़ा पाऊंगी ना आप पढ़ पाएंगे। जाहिर सी बात है अगर यहाँ लाइट चली जाए तो भी मैं आपको नहीं पढ़ा पाऊंगी, राइट। या अगर मैं इसके बैकअप की बात करती हूँ तो मैं इन्वर्टर से लूँगी, वो भी क्या है, कहाँ से आ रहा है, मतलब व्हाट यू नीड इज एनर्जी, आपको किसी ना किसी फॉर्म में तो चाहिए। अगर वो नहीं है तो कुछ भी नहीं हो पा रहा, आप देख पा रहे हैं सब कुछ ठप पड़ जाएगा। आज झट से अगर आपको कोई चीज़ नहीं पता होती तो आप क्या पूछते हैं, आप एलेक्सा से पूछ लेते हैं या आप गूगल करते हैं, उसको आपको पता चल जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कैसे होंगी, ये सब चीज़ें एनर्जी से हो रही हैं। अगर आज की डेट में आप बात करते हैं कितनी बात, अगर आप किताब पढ़ने की भी बात करते हैं तो वो भी आप तब तक कर पाएंगे जब तक आपके पास लाइट है, या दिन के समय में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आपको रात में वो पढ़ाई करनी है तो आप कैसे करेंगे। या डिजिटल भारत के, जैसे मैं बात कर रही हूँ कि डिजिटल इंडिया हम बनाने की बात कर रहे हैं, तो आप एक बात समझिए कि डिजिटल इंडिया, हम देश के गाँव, आपको 6 लाख से ज़्यादा गाँव हैं इस देश में। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि पूरे 6 के 6 लाख में आप भारत को जब आप डिजिटल बनाने की बात करते हैं तो आपको लगता है कि पूरे 6 के 6 लाख गाँव में सब जगह पे उतनी एनर्जी या उतनी इलेक्ट्रिसिटी आती है, या उतना टाइम के लिए वो आती है, उतनी कटौती नहीं होती क्या। कि आप डिजिटल भारत तो आप तब बना पाएंगे जब आप सबसे पहले उनको एनर्जी दे पाएंगे, जब आप इलेक्ट्रिसिटी आएगी, लाइट आएगी, तब तो आपके जितने ये बाकी प्रोग्राम्स हैं, डिजिटल इंडिया, फलाना ढिमका, ये काम कैसे करेंगे। अगर लाइट नहीं है तो ये कुछ भी काम नहीं करेगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि व्हाट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट इज, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि आप कम से कम बिजली, पानी, ये तो आप बोलते हैं ना बेसिक ज़रूरतें। जब हम मैनिफेस्टो
आता है या पॉलिटिक्स में आप देखते हैं जब आपका वो आता है इलेक्शन का टाइम आता है तो क्या बोला जाता है, बेसिक चीज़ें क्या है, रोजगार, घर, बिजली, पानी। तो ये तो बहुत बेसिक चीज़ों की आप बात कर रहे हैं। पानी भी इनफैक्ट अगर आपके यहाँ पानी आ रहा है, पानी सप्लाई हो रहा है, और कई बार मैं देखती हूँ हमारी सोसाइटी में ही अगर आपके यहाँ पानी आया है तो आपके पानी का उतना प्रेशर नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ता है, पंप से वो पानी आपको चढ़ाना पड़ता है टंकियों में, है ना। तो ये भी अगर आप बात करते हैं तो कहाँ से हो रहा है, ये बिजली से हो रहा है, राइट। तो ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर आप बात करते हैं तो वही अगर आप नहीं दे पाएंगे लोगों को, तो फिर आप आगे की प्रोग्रेस की या आगे आने वाले समय में आप क्या करना चाहते हैं वो तो सबका सब आपका धरा का धरा रह जाएगा, राइट। तो आपकी विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी जो है वो क्या हो रहा है, आपको इंक्रीज स्पेंडिंग ऑफ मनी एंड टाइम ऑन एनर्जी रिसोर्सेज स्पेशली इन रूरल एंड रिमोट एरियाज। तो अब आपको क्या हो रहा है, आप कहीं ना कहीं मजबूर हैं कि आपको उनको खरीदना पड़ रहा है, या आपको महंगे दर पे, अगर आपको जैसे अगर आपके पास पैसा है तो आप महंगे दर पे भी जो है एनर्जी आप ले सकते हैं, ठीक है। या अगर आप बात करते हैं, मैं यूपी में थी एक टाइम पे, तो वहाँ पे ये हालात थे कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा कटौती होती थी, दिन में 10-10 12-12 घंटे लाइट नहीं होती थी। तो हमारे पास, क्योंकि हम अच्छी सोसाइटी में थे या हम अफोर्ड कर सकते थे, तो हमारी सोसाइटी में वहाँ पे जनरेटर्स चलते थे, ठीक है। तो जनरेटर का जो बिल आता था वो अलग आता था, बिजली का जो बिल आता था वो अलग आता था, और महीने के हिसाब से आता था। तो आप अफोर्ड कर सकते थे तो आप वो जनरेटर अफोर्ड कर पा रहे थे। लेकिन आप सोचिए कि जो गरीब आदमी जो कि बिजली के बिल का पैसा भी बहुत मुश्किल से दे पाता है, वो हर आदमी जनरेटर तो अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, इनफैक्ट हम भी अगर उसका पैसा दे रहे थे तो आप ये मान लीजिए कि अगर मेरा 6,000 रुपये महीने का बिजली का बिल आया है और 4,000 रुपये का मेरा जनरेटर का बिल आया है, तो आप मान लीजिए 10,000 रुपये महीना। जाहिर सी बात है कि मेरा पैसा कहाँ हो रहा है, कहाँ आप कह सकते हैं कि निकल रहा है ज़्यादा, कहाँ पे लग रहा है, वो बिजली में ही इतना लग जाएगा, तो बाकी आदमी घर कैसे चलाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत अहम है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको सही रिसोर्सेज सही जगह पे, आपको कहीं ना कहीं बिजली दर जो है वो कम करने की ज़रूरत है, ताकि लोगों का जो पैसा है जो कमा रहे हैं, जो उनकी गाढ़ी कमाई है, वो सही जगह रख सके। अगर आप एग्जाम्पल की बात करते हैं, तकरीबन अफ्रीका में ही 30% तक पॉपुलेशन जो है उसके पास बेसिक बिजली नहीं आती, या उसके पास लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या लैक टू एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी की समस्या है। हेल्थ इम्पैक्ट क्या होते हैं, अपन ये समझ लेते हैं कि इसका अगर हम ये बात करते हैं कि भाई इसके स्वास्थ्य पे क्या दुष्प्रभाव है। Energy poverty has a negative impact on years of life, increase infant mortality rate, etc. due to indoor pollution, lack of access to clean water, etc. ठीक है, अब देखिए सिंपल सी बात अगर मैं समझाऊँ इसको आपको, तो ये है कि कुपोषण अगर हम बात करते हैं, या इन्फेंट मोर्टालिटी रेट जब मैंने आपसे कहा, तो अभी मैं आपको समझा ही चुकी हूँ कि इन्फेंट मोर्टालिटी रेट हमारा कैसे कम आएगा। वो जो विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी की हम बात कर चुके हैं वो तो हम डिस्कशन कर ही चुके हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ ये है कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि घरों में पहले अगर नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, या चीज़ें नहीं हैं, या हमारे पास आप कह सकते हैं कि हमारे पास वो साधन नहीं है। अगर एनर्जी सिक्योरिटी का मतलब हमारे ऑयल की भी बात हम कर लें, अगर हम गैस सिलेंडर की भी बात कर लेते हैं, तो भी एक चीज़ आप समझ लीजिए कि अगर हमारे पास नहीं है तो लोग आज भी, आपको मालूम है गाँव देहात पे चूल्हे में खाना बनता है। हम जो शहरों में रहते हैं लोग, तो हमारे लिए तो बड़ा हमें अम्यूजिंग लगता है कि चूल्हे की रोटी खा लें या चूल्हे पर बना हुआ खाना खा लें, लेकिन आज भी गैस में गाँव देहात में, मैं मतलब ये बात तो मैं आपको बड़े सिंपल वे में कह रही हूँ, क्योंकि मैं अलग अलग जगह पे, काफ़ी जगहों पे सौभाग्य रहा भारत में रहने का। तो ये बात हो गई कि मैंने कई जगहों पे ये देखा है कि आज भी क्योंकि पानी नहीं आता, या आपको मालूम है कि जिसको आप कहते हैं ना कि इलेक्ट्रिसिटी की कमी है, दिक्कत है, तो चलिए खाना अगर गैस पे बन भी रहा है, चूल्हे पे बन भी रहा है, उस पे बन भी रहा है, गैस सिलेंडर पे बन रहा है, तो लोग क्या करते हैं कि वहाँ पे गीज़र नहीं लगे हुए। छोटे जो शहर हैं वहाँ पे कई बार गीज़र नहीं है, या उतना आपको मालूम है कटौती है, ठंड के दिन है, बहुत ज़्यादा पाला पड़ रहा है, तो क्या किया जाता है, चूल्हे पे, घरों में जो चूल्हे बने रहते हैं उसके ऊपर पानी गर्म करके नहाते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको, ठीक है। लेकिन अगर उसमें गर्म किया जाता है पानी और वो दिन भर चलता है वो चूल्हा, मतलब एक बार वो जब जला दिया जाता है तो वो शाम तक वो चूल्हा चलता है, ठीक है। अब या तो उसमें लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, कोयले का किया जाता है, ठीक है, और फिर वो दिन भर चलता है और वो घरों के अंदर ही बने रहते हैं। तो आपको एक बात मालूम है कि जब हम बात करते हैं इंडोर पोल्यूशन की, तो ये वही बात हो रही है कि इससे जो धुआं निकलता है वो कहाँ जाता है। वो आपको क्या लगता है कि इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचता? आपको क्या लगता है कि जितने घर हैं उन सब में कोई बड़े बड़े सब ब्रिटिश हाउसेज होते हैं जिनमें चिमनी होती है? ऐसा नहीं होता। वो जो धुआं है वो कहाँ भर रहा है? वो कहीं ना कहीं इंडोर पोल्यूशन के रूप में जमा होता जा रहा है। और आपको या तो गाँव में कई जो बड़े जिनके आंगन वांगन हैं उनके यहाँ तो खैर बाहर भी लग जाता है तो वो ठीक है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के घर में मैंने अंदर की तरफ चूल्हे देखे जो उनके किचन बने होते हैं, उसमें ही चूल्हा होता है एक तरफ पे और वो जलता रहता है, ठीक है। तो ये इंडोर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है,
ठीक है। आपको मालूम है कि जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड तो छोड़िए, कार्बन मोनोऑक्साइड की जब हम बात करते हैं तो आपको मालूम है कि उसकी भी जो अमाउंट है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है। जो बच्चे रहते हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स उनको हो रहे हैं, ये आपको रातों रात समझ में नहीं आता, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको समझ में आता है कि आपको अलग अलग तरह की बीमारियां जो आपकी लंग इन्फेक्शन या रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जो हैं आपको घेर लेते हैं। ठीक है। तो ये कारण है। या लैक ऑफ एक्सेस टू क्लीन वाटर, सबसे बड़ी बात है कि जैसे मैंने कहा कि एक तो आपके पास सामान्य या आप कहते हैं कम से कम साफ पानी, जैसे मैंने आपसे कहा कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर या बेसिक अगर ज़रूरतें भारत इंसान की बात करते हैं आप, तो कपड़ा, रोटी, पानी, बिजली यही है। तो अगर ये भी आप नहीं मुहैया करा पा रहे या सरकार फेल हो रही है उसको मुहैया कराने में, तो जाहिर सी बात है कि बाकी चीज़ों पे हेल्थ इम्प्लिकेशंस भी होंगे। एक मुझे बड़ी ग्लेयरिंग सी घटना याद है, मुझे एग्जैक्टली उसका कहाँ पे क्या है वो तो याद नहीं है मुझे, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ी थी, आप लोगों ने भी शायद पढ़ी होगी। आप लोग अगर नहीं पढ़ते न्यूज़पेपर, पता नहीं आप लोग को आदत है या नहीं, लेकिन अगर आपने अपने पेरेंट्स से भी सुनी होगी तो एक जगह पे यूपी में किसी जगह पे है, मुझे शायद बुलंदशहर है या फिर कोई और जगह थी, मुझे एग्जैक्टली शहर का नाम याद नहीं है, लेकिन वहाँ पे इस तरह की घटना हुई थी कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स लगे हुए थे, बिजली चली गई तो आईसीयू में कितने लोगों की जान चली गई थी, है ना, क्योंकि बिजली गोल हो गई थी, बिजली जो है वहाँ पे कटौती हो गई और वहाँ पे इन्वर्टर या बैकअप नहीं था, तो कितने लोगों की जान जो है बिजली कटौती की वजह से वहाँ पे चली गई, जो कि बहुत ही इंटेंसिव केयर यूनिट में भर्ती थे। तो इस तरह की घटनाएं जो हैं भारत में ये भी आम है, मतलब ये चीज़ें जो हम सोच नहीं सकते कि इस तरह का भी कुछ हो सकता है 21वीं सदी में, ये भी इस तरह की घटनाएं बहुत आम तौर पे भारत में घट जाती हैं। ठीक है। तो आप ये मान सकते हैं कि आईसीयू में, अस्पतालों में आप समझ लीजिए कि ये हालत है कि वहाँ पे बिजली का बैकअप नहीं है या जनरेटर का बैकअप नहीं है या वहाँ पे एनर्जी जो है वो उनकी सप्लाई पूर्ति नहीं हो पा रही है। ठीक है। तो आप सबसे बड़ी बात तो यही समझ सकते हैं कि हेल्थ पे इसका इम्पैक्ट क्या है। According to WHO, indoor pollution causes an estimated 1.3 million death per annum in low-income countries due to use of biomass. बायोमास के इस्तेमाल की वजह से, अगेन जैसे मैंने आपसे कहा कि जब हम बात करते हैं बिकॉज ऑफ दी बायोमास की वजह से, या आप चूल्हे की बात कर लीजिए, अगेन यू आर टॉकिंग अबाउट एयर पोल्यूशन एंड लीडिंग टू द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। तो आप ये कह सकते हैं WHO, मतलब आप जानते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, और वो बता रहे हैं कि इंडोर पोल्यूशन की वजह से एस्टिमेटेड 1.3 मिलियन डेथ होती हैं एनुअली लो इनकम कंट्रीज़ में बायोमास के इस्तेमाल की वजह से। सिमिलरली अगर आप देखते हैं तो कोल्ड कंट्रीज़ में विंटर डेथ जो है, अदर हेल्थ कंसर्न्स जो हैं वहाँ पे भी बढ़ जाते हैं। ठीक है। मतलब अगेन आप जब ये बात करते हैं सफोकेशन की वजह से या इंडोर आप बात कर सकते हैं, या अगर कहा जाता है नॉर्मली कि जब आप घरों में आप कहा जाता है ना कि रात में बहुत ठंड के टाइम पे जब कहा जाता है कि पहले अगर आपने ब्रिटिश कॉटेजेस वगैरह देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे चिमनी बनाई जाती थी, मतलब है ना, जहाँ पे फायर लॉग्स वगैरह जलाए जाते थे वो चिमनी के नीचे होते थे, आपने ये चीज़ देखी होगी, है ना। तो क्यों कहा जाता था कि अगर उनको निकलने की, धुएं को निकलने की अगर आप जगह नहीं देंगे तो कमरे में भरेगा, अगर उसमें कोई वेंटिलेशन नहीं है उस कमरे में और वो धुआं भरता चला गया। इस तरह की घटनाएं भी देखी गई हैं कि जब सफोकेशन में लोगों की जान चली गई बिकॉज इतना ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो जमा हो गया कमरे के अंदर बिकॉज देयर वाज अ लैक ऑफ वेंटिलेशन। ठीक है। तो इस तरह की घटनाएं भी आपको देखने में, समझने में आती हैं। ऑलराइट। अब इसमें जब हम और बातें करते हैं तो हेल्थ में एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे जो इन्वेस्टिगेटिव टेस्ट होते हैं, ठीक है, इफ़ यू वर्किंग आउट ऑन द पैथोलॉजिकल टेस्ट, कुछ टेस्ट होते हैं, आपको ये पता चलता है कि भाई अगर आपको आज आप डॉक्टर के पास गए, आपको किसी चीज़ की दिक्कत है, आपको सर में दर्द हो रहा है, ठीक है, नॉर्मली डॉक्टर आपको दवाइयाँ दे देगा, चेकअप करेगा, आपको दवाइयाँ दे देगा, लेकिन अगर वो परसिस्टेंट है, वो दर्द ठीक नहीं हो रहा किसी भी दवाई से, किसी भी चीज़ से, तो आप क्या करेंगे, डॉक्टर आपको क्या बोलता है कि आप MRI करा लीजिए या CT स्कैन करा लीजिए। एक जनरल आपने टर्मिनोलॉजी सुनी होगी, राइट। तो ये सब चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं, अगर आपके पास एनर्जी नहीं है, अगर आप ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे मशीनरीज ही नहीं है, या फिर आई ऑल्सो नो द प्लेसेस जहाँ पे डॉक्टर्स हैं, उन्होंने बड़े बड़े क्लिनिक सेटअप कर लिए हैं, लेकिन उनसे बोला जाए तो कह देते हैं भैया यहाँ से 200 किलोमीटर दूर या 100 किलोमीटर दूर फला शहर है, वहाँ जाके टेस्ट करा लाओ। ये भी पूछा गया उनसे कि भाई जब आप यहाँ पे क्लिनिक खोल के बैठे हैं तो आप यहाँ पे क्यों नहीं इस्टेब्लिश कर लेते सब कुछ। तो उनका ये कहना है कि एक तो लागत ज़्यादा है हमें, दूसरी बात हम अगर ये जनरेटर वगैरह से चलाएंगे बहुत महंगा पड़ेगा,
पड़ेगा। दूसरी बात, यहाँ पे बिजली नहीं आती तो हम क्या करें? बिजली नहीं आती तो हम ये इतने बड़ा सेटअप करके हम करें क्या? हमको यही नहीं मालूम हम कब तक इसी तरह से अपने तरफ से और ज़्यादा पैसा ला लेंगे। सरकार से हमें कोई सहायता नहीं मिलती है, उसके अलावा हमें कोई सब्सिडी तो मिलती नहीं है इन सब चीज़ों के लिए, तो हम अपनी जेब से क्यों लगाएं? तो इस तरह की चीज़ें भी जो हैं वो देखी जाती हैं और ये भी बहुत बड़ी समस्या का केंद्र आप मान सकते हैं। नाउ environmental impact, of course we know, जब मैंने environmental impact की आपसे बात की थी, energy poverty often act as a barrier to introducing measures to reduce energy use and carbon emission due to affordability concerns। ठीक है, affordability concerns, जैसे मैंने आपसे कहा कि जब हम कार्बन एमिशन को रोकने की बात कर रहे हैं, या हम नेट कार्बन न्यूट्रलिटी की बात करते हैं, या हम नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन की बात करते हैं, या हम कार्बन फुटप्रिंट को नीचे लाने की बात करते हैं, तो हमारी सबसे बड़ी जो चुनौती हम आज फेस कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? वो ये है कि अफोर्डेबिलिटी एक बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, हमें आपको मालूम है जब हम थर्मल एनर्जी लेते हैं या हमें कोल से जो एनर्जी मिलती है वो कंपेरेटिवली अगर हम उसकी यूनिट के हिसाब से अगर उसकी दर देखते हैं तो वो थोड़ी हमें सस्ती पड़ती है। अगर हम, जैसे मैंने कहा कि इंस्टॉलेशन प्राइसिंग इतनी ज़्यादा है या सेटअप प्राइसिंग इतनी ज़्यादा है कि आप उसको अफोर्डेबिलिटी के दायरे में अगर नहीं ला पा रहे हैं, या अगर मैं आपसे बात करती हूँ कि अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की भी बात करती हूँ, बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स की भी बात मैं अगर करती हूँ, तो अगर मैं आपसे कहूँ तो कितना मुश्किल काम है पूरे भारत देश में, इतने बड़े भारत देश में आप चाहें कोई एक चीज़ लेके चलना, ठीक है, उसको आपको अगर आप कोई भी चीज़ बदलना चाहते हैं, अगर आप एक सड़ी सी चीज़, मैं आपसे कहूँ कि अगर आप एक मोहल्ले का नाम भी बदलते हैं ना, तो आपको 10 चीज़ें बदलनी पड़ती हैं, 10 चीज़ों का उसमें खर्चा आता है। एवरीथिंग डिमांड्स मनी, राइट? एंड व्हेन यू आर लैकिंग ऑन मनी, अगेन इट्स अ काइंड ऑफ अ विशियस सर्कल। ठीक है, आपके पैसे की कमी जो है वो आपको 10 और चीज़ें जो आप कर सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन वो करने से रोकेगी। तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे आ जाती हैं। एनर्जी पॉवर्टी अगर आप बात करते हैं तो वो नए मेजर्स जो हैं जो हम बात कर सकते हैं या सरकार बात कर सकती है कि हम एनर्जी रिक्वायरमेंट को कम करें, या हम रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से आप कह सकते हैं कि चेंज करें या रिप्लेस करें। तो उसके लिए भी आपको लागत चाहिए, उसके लिए भी आपको पैसा चाहिए, अफोर्डेबिलिटी चाहिए। वो जो इश्यूज़ हैं वो एड्रेस करना भी बहुत मेजर कारण हो जाता है कि हम नहीं कर पाते, चाह कर भी सरकार जो है नहीं कर सकती। जब भारत की आप बात करते हैं, इतने बड़े देश में, छोटे मोटे जब हम देश की बात करते हैं ना, जैसे अगर हम इटली बराबर होते, फ्रांस बराबर होते, श्रीलंका बराबर होते, जापान बराबर होते, तो शायद हमें उतनी दिक्कत नहीं आती। हम अपने आप को कंपेयर करते हैं जापान से, ऑब्वियसली जापान हमसे बहुत आगे है, जापान ने अपने आप को बहुत उभारा। जैसे नागासाकी हिरोशिमा जब हुआ था, मतलब जो उनके ऊपर अटैक हुआ था, उसके बाद आप देखें तो वो बिल्कुल ही अलग, बिल्कुल ही मोक्ष ही रहा उनने पकड़ ली थी, और पूरा उनने दारमदार अपनी कंट्री को डेवलप करने में लगा दिया था। दैट इज़ ओके, आई अंडरस्टैंड दैट, बट वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि वो बहुत छोटी कंट्री है और उसकी जो रिसोर्सेज हैं, अगर आप उनकी बात करते हैं या लोगों की अगर आप बात करते हैं, तो उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को एज अ एसेट यूज़ किया है। हालांकि चाइना ने भी अपनी पॉपुलेशन को एज अ एसेट यूज़ किया है, हम वो नहीं कर पाए हैं। हमारे अपने कारण, अपने रीजंस रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि चीज़ों में एक तरह से ढिलाई भी दी जा सकती है। मतलब मैं बिल्कुल भी गवर्नमेंट को, आप ये नहीं कह रहे कि मैं उसको बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि नहीं, मैं कह रही हूँ कि कोई रोल नहीं है गवर्नमेंट का। ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये समस्याएं भी हमारे सामने बहुत बड़ी हैं कि हमारे पास अफोर्डेबिलिटी की कमी है, हमारे पास पैसे की जो लागत है वो हमारे पास डेवलपिंग कंट्रीज़ में कम है। तो इस वजह से हमें ये अगर एक्सचेंज करना है, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज से रिन्यूएबल सोर्सेज पे हमें जाना है, तो हमें उसमें पैसा भी लगेगा। पॉलिटिकल इम्पैक्ट, जैसे मैंने कहा, लॉन्ग टर्म में इट हैज़ अ सीरियस कॉन्सिक्वेंस ऑन द ऑटोनोमस डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एटसेट्रा, विद द रिस्क ऑफ सोशल अनरेस्ट। जाहिर सी बात है ना। ये अगेन जैसे मैंने कहा, जो मैं आपको अभी बता रही थी, उसी बात को, पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए कि मैं कोई भी चीज़ ऐसी नहीं कह रही हूँ आपसे कि मैं गवर्नमेंट की कोई जिम्मेदारी कह रही हूँ कि नहीं, गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है, बाकी जो दिक्कतें हैं वो सारी हमारी पॉपुलेशन की वजह से है, ऐसा नहीं है। ठीक है, पॉपुलेशन अपने आप में जिम्मेदार है। चाइना की पॉपुलेशन हमसे ज़्यादा है, ऑफकोर्स उनका एरिया भी हमसे ज़्यादा है, उनके पास रिसोर्सेज की अगर आप बात करते हैं तो आज की डेट में उनकी इकोनॉमी और हमारी इकोनॉमी में कोई बराबरी भी नहीं है ना। मतलब हमारा फोकस अगर हम बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं कि आज से 15 साल बाद हम कोशिश करेंगे कि हम 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाए। वो आज की डेट में आप बात कर लीजिए तो आज की डेट में वो 13 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। ठीक है, तो हम ऑब्वियसली, हमारा उनसे कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने पॉपुलेशन को एज एन एसेट यूज़ किया जिसमें हम फेल हुए हैं। ठीक है, इसमें अगर हम बात करते हैं, आप इसमें बात कर लीजिए कि जो कंट्री में अगर आप पॉलिटिकल अपहीवल्स की बात करते हैं, पॉलिटिकली आपको मालूम है कि बहुत चीज़ें मोटिवेटेड होती हैं, पॉलिटिकली बहुत चीज़ें चेंज हो रही हैं भारत में। अगर
अगर आप सेंट्रल और स्टेट लेवल पे बात करते हैं तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि पर्कुलेशन ऑफ वेल्थ की दिक्कत है। जैसे राजीव गांधी ने ये बात बोली थी कि भाई ऊपर से अगर हम ₹1 सैंक्शन करते हैं तो वो जब तक स्कीम्स तक पहुँचता है, लोगों तक जिनके लिए वो सम जो है एलोकेट किया गया है उन तक 10% ही पहुँच पाता है, 10 पैसे ही पहुँच पाता है, 90 पैसे जो है वो इधर उधर पर्कुलेट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये समस्याएं तब भी थी, आज भी हैं। ठीक है, अगर आप ये बोलें कि आज की डेट में कोई भ्रष्टाचार नहीं है, कोई रेड टेपिज्म नहीं है, कोई दिक्कतें नहीं हैं, बहुत ही सही तरह से कंट्री जो है काम कर रही है, तो ऐसा नहीं है। ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है। यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोज़गारी की समस्याएं बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ, पॉवर्टी आप जानते ही हैं जिसकी वजह से सोशल अनरेस्ट होता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो येलो वेस्ट मूवमेंट की बात की जा रही है जो कि आज की डेट में भी चल रहा है। ठीक है, फ्रांस में अगर हम बात करते हैं येलो वेस्ट मूवमेंट, ये 2 फेजेस में हुआ था। ठीक है, ये एक सोशल अनरेस्ट का मूवमेंट है। स्टार्ट जो हुआ था इकोनॉमिक आप कह सकते हैं इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण हुआ था। फ्यूल क्राइसिस इसकी बहुत बड़ी समस्या थी। फ्यूल क्राइसिस या फ्यूल हाइक ऑफ फ्यूल प्राइसेस या हाइक ऑफ क्रूड प्राइसेस जो है ऑयलिंग, वो बहुत ज़्यादा इसकी एक मेजर रीज़न था इसको स्टार्ट करने का। लेकिन इसमें फ्यूल टैक्स, वेल्थ टैक्स, रिपील, बहुत सारे ऐसे भी मुद्दे थे जो कि लिए गए थे। ठीक है, और जैसे मैंने कहा कि बिल्कुल बहुत बड़ा सोशल अनरेस्ट मूवमेंट के तौर पे इसको देखा जा रहा है। और जैसे मैंने कहा कि ये आज की डेट में फ्रांस अपने आप में आपको मालूम है डेवलप्ड कंट्री है, उसके बावजूद वहाँ पे जो लोग हैं वो सड़कों पे आ गए थे। मतलब उसमें सिविल डिसोबीडियंस से लेके आप मान सकते हैं वायलेशन से लेके हर तरह की जो भी आप समझ सकते हैं, जिस भी तरह से वो अपना विरोध दर्ज करा सकते थे उन्होंने वैसे कराया है। वेंडलाइजिंग ऑफ प्रॉपर्टी से लेके अगर आप बात कर सकते हैं धरना प्रदर्शन से लेके सब कुछ जो है काम जो है वो हुआ है। ठीक है, इसको जैसे मैंने कहा कि 2 फेजेस में चल रहा है। सबसे पहले जो है ये 17 नवंबर को शुरू हुआ था। सबसे पहले जो है 17 नवंबर को शुरू हुआ था 2018 में ये। ठीक है, और ये चला फिर आप मान सकते हैं तकरीबन मार्च 2020 तक ये चीज़ चली है। ठीक है, और ये मार्च 20 तक भी इसलिए चली है क्योंकि मार्च 2020 में आपको मालूम है पैंडेमिक आ गया और पूरी दुनिया में लॉकडाउन लग गया। ठीक है, लॉकडाउन लग गया, इस वजह से आप ये कह सकते हैं कि इसमें एक तरह से ब्रेक आ गया इसके फेज़ 1 में। वरना अगर ये नहीं लगता लॉकडाउन तो ये शायद तब भी चलता रहता और लगातार चलता रहता। ठीक है, मतलब आप ये मान सकते हैं कि लॉकडाउन की स्थिति यूरोप में क्या हालात थे पैंडेमिक के, उस टाइम पे इसमें जाके रोक लगी है, फिर भी लोगों को शांति नहीं थी। ये मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त तो फिर भी 6 महीने शांत बैठे। सितंबर से फिर ये जो है ये आप मान सकते हैं सितंबर 2020 से ये फिर निरंतर जो है ये मूवमेंट वहाँ पे चल रहा है जो टू प्रेजेंट डेट आज तक की डेट में भी वहाँ पे रन कर रहा है। ठीक है, प्रेजेंट डेट में भी वहाँ पे रन कर रहा है और आज भी सरकारें जो है इस पर कंट्रोल नहीं पा रही हैं। ठीक है, अगर आप टोटल मुद्दे देखेंगे तो सोशल पॉलिटिकल अपहीवल से लेके हर चीज़ का उनके पास रीज़न है। आप तकरीबन मान सकते हैं कि वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, वो डिमांड की बात करते हैं कि आप किस तरह से सोशल जस्टिस लाएंगे उसकी बात करते हैं, एनर्जी प्राइसेस किस तरह से नीचे लाई जाएंगी उसकी बात की जाती है, एनर्जी टैक्स जो लगता है सरकार की तरफ से आप उसको कैसे रिपील करेंगे उसकी बात की जा सकती है। टोटल 42 डिमांड्स इन्होंने सरकार के सामने अपनी रेस की है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि ये चीज़ जब फ्रांस जैसी कंट्री में हो सकती है, आज के टाइम पे हो सकती है सोशल अनरेस्ट, इस तरह की चीज़ जब आप राइजिंग, इसका जो बेसिक वन ऑफ द वाइल्डेस्ट जो रीज़न था वो क्रूड प्राइस में जो फ्यूल ऑयल था उसकी प्राइसिंग की हाइक की वजह से था। इस तरह की चीज़ जब फ्रांस में हो सकती है, हमारे पड़ोसी देश में हो सकती है, श्रीलंका में हो सकती है कि इकोनॉमिक क्राइसिस से लोग तंग आके सड़कों पे आ गए और एक तरह से आप कह सकते हैं कि उन्होंने पूरी की पूरी सरकार का जो आप कह सकते हैं कि तख्ता पलट कर दिया। तो इस तरह की सिचुएशन कहीं पे भी आ सकती है। मतलब इतना ज़्यादा सोशल अनरेस्ट, इतना ज़्यादा लोगों में गुस्सा भर गया है। जैसे कि वो कहा गया था ना, वेंसडे में एक लाइन थी, वी आर नॉट रेजिलिएंट बाय फोर्स, वी आर रेजिलिएंट बाय चॉइस। ये वाली जो चीज़ है, आप कुछ नहीं कर सकते, राइट, यू गॉट टू, आप लोगों को आजमाना बंद करना पड़ेगा। आपको उनको जो चीज़ें, उनके लिए जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको मुहैया करानी पड़ेंगी, वरना आप एक सिविल अनरेस्ट की सिचुएशन पैदा कर रहे हैं। और जब ये देश के बाकी देशों में हो रहा है तो ये भारत में भी हो सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती सरकार के सामने है। नाउ
These impacts are universally felt across the globe, but the severity is more prominent in developing countries like India. Energy poverty combined with lower purchasing power and prevalent developmental gap compound the issue. आज जैसे मैंने आपसे कहा कि फ्रांस में जब हमने बात की तो ये फ्रांस में भी हुआ, ठीक है। ये बात अगर आप चाहें तो ये दुनिया में, पूरी दुनिया में हो रहा है, ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, ये डेवलपिंग कंट्रीज़ की है, साउथ अफ्रीका की है, लैटिन अमेरिका की बात नहीं है। ये चीज़ें, दिक्कतें, ये क्राइसिस जो हैं, आपको मालूम है ट्रंप सरकार जब थी तब कोविड को लेके उनके क्या, जितना ढीला रवैया उसने रखा था ट्रंप सरकार ने, आपको मालूम है कि उसको लेके अमेरिका में कितना अनरेस्ट था, ठीक है। तो ये सिचुएशन हर जगह आती है, हर सिचुएशन में हर कंट्री ये चीज़ें फेस कर रही है। यूरोप में लेके अच्छा खासी दिक्कतें जो हैं वो पेश आई हैं बिकॉज ऑफ दी राइज ऑफ दी गैस प्राइजेस। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ की जब हम बात करते हैं, जैसे भारत की हमने बात की, या अगर हम बात कर लेते हैं काफ़ी सारे देश जो है वो साउथ अफ्रीका में आ जाते हैं, या हम अपने पड़ोसी मुल्क की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान में मेल्टडाउन की सिचुएशन थी, आप जानते हैं, पेंडेमिक के बाद। तो ये जो हालात होते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ में ज़्यादा आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि विशियस सर्कल है, तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस। पॉवर्टी है, लोगों की परचेजिंग पावर कम है। जाहिर सी बात है कि लोगों के पास जो पैसा है, अगर आप दरें बढ़ा देंगे तो उनका परचेजिंग पावर कम हो जाएगा। जितनी ज़्यादा आपकी आय होगी, जितनी ज़्यादा आपकी इनकम होगी, उतना ज़्यादा आपका परचेजिंग पावर होगा, राइट। तो आपकी परचेजिंग पावर अगर कम है और प्रेवलेंट डेवलपमेंटल गैप है, तो जाहिर सी बात है कि अगर डेवलपमेंटल गैप है, दो चीज़ों में अगर दूरी है और उसको आपको भरना है, डिमांड सप्लाई कर्व अगर बात करते हैं अपन सिंपल वे में, या जो आपकी ज़रूरतें हैं और आपकी जो इनकम है, अगर उनमें बैलेंस नहीं है, तो ये जो गैप है ये सोशल अनरेस्ट, मेंटल आप कह सकते हैं स्ट्रेस लेवल, एंग्जाइटी लेवल लोगों में बढ़ाएगा। और कहीं ना कहीं अगर जब ये कंपाउंड हो जाएंगे इश्यूज, तो इसका जो इम्पैक्ट है वो आपको बड़े स्तर पे दिखाई देना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो दैट इज वन ऑफ द रीजंस। नाउ चैलेंजेस क्या आ रहे हैं हमारे पास अगर हम बात करते हैं, तो आपको एक जाहिर सी सीधी सी बात है कि जब मैं आपको बता रही हूँ कि भाई ये इम्पैक्ट होगा, ये दिक्कतें हैं, ये कारण हैं, जो भी हम इनके बात कर रहे हैं कि हम कारण और इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप और हम जब ये डिस्कशन कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि एजेंसीज या सरकार इस बात को नहीं जानती है ना। जो भी नोडल एजेंसीज या सरकार या मिनिस्ट्रीज इस बात को लेके पूरी तरह से अनअवेयर हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन उसमें दिक्कतें क्या आ रही हैं, हम ये समझते हैं कि बेसिकली एनर्जी पॉवर्टी जो इतना बड़ा मुद्दा है कि हमारे प्रधानमंत्री ने जाके वहाँ पे एक आप कह सकते हैं ग्लोबल इंटर गवर्नमेंटल समिट में जाके ये बात बोली है, या इसको बहुत बड़े मुद्दे के तौर पे उभारा है, या इस पे एम्फोसिस किया है, तो जाहिर सी बात है कि वो ये बात जानते हैं, सरकार भी ये बात जानती है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या हो रही है, या हम क्यों नहीं इस पर पूर्ति कर पा रहे हैं, या हम चाह कर भी इससे उभर क्यों नहीं पा रहे हैं, उसके ऊपर डिस्कशन है, ठीक है। अब वाइल इंडिया हैज टेकन नंबर ऑफ इनिशिएटिव टू मेक एनर्जी एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल डोमेस्टिकली एंड ग्लोबली, इट फेसेस सर्टेन चैलेंजेस, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पिछले एक दशक में या 2 दशक में या 3 दशक में या आने वाली सरकारों ने, चाहे किसी की भी सरकार हो, चाहे आप इंदिरा गांधी की सरकार की बात कर लीजिए, आप राजीव गांधी की बात कर लीजिए, आप अटल बिहारी वाजपेयी की बात कर लीजिए, मनमोहन सिंह की बात कर लीजिए, या आज की डेट में आप नरेंद्र मोदी जी की बात कर लीजिए, है ना। यही सरकारें रही हैं जो मेजर सरकारें रही हैं। बाकी तो खैर आप बात कर लीजिए बीच में वीपी सिंह की और चंद्रशेखर जी की और नरसिम्हा पीवी राव जी की, तो उनकी भी बात है, गुजराल जी की, देवगौड़ा जी की। लेकिन खैर बोलने की मुद्दा ये है कि जो भी सरकारें रही हैं, आप पिछले 2-3 दशक में देख लें, सबने कुछ ना कुछ काम किया है। ऐसा नहीं है कि किसी को भी ये बात पता नहीं थी और आज जाके हम बिल्कुल चाहते हैं कि भाई अब हमारा जो हमारा स्टोर है या स्ट्रैटेजिक हमारा जो स्टोर है वो ख़त्म हो रहा है। आज ये हमको हमेशा से मालूम था कि एनर्जी क्राइसिस आएंगी और कभी ना कभी आएंगी, ठीक है। तो इसमें हमने काफ़ी सारी आयाम भी हम लाए हैं, इनिशिएटिव्स भी हमने लिए हैं, हमने उसको एक्सेस करने की भी कोशिश की है और अफोर्डेबिलिटी लाने की भी कोशिश की है। लेकिन दिक्कतें हमें क्या हो रही हैं, हम पहले वो समझ लेते हैं। आज की तारीख में जो दिक्कतें हो रही हैं, डोमिनेंस है अटलांटिक कंट्रीज़ का। सबसे बड़ी बात जैसे इन्होंने कहा, जैसे कि उसमें एक जब मैंने आपको इनिशियली पढ़ाया था तो आपने पढ़ा होगा कि उन्होंने कहा था कि पुअर साउथ एंड रिच नॉर्दर्न कंट्रीज़, है ना। तो पुअर साउथ एंड रिच नॉर्दर्न कंट्रीज़ की जब बात आती है तो आपको कहीं ना कहीं मालूम है कि अटलांटिक कंट्रीज़ के पास ज़्यादा भरमार है व्हेन वी टॉक अबाउट किसकी, आप कह सकते हैं जो रिसोर्सेज हैं उनकी, ठीक है। या इसमें अगर हम बात करते हैं ग्लोबल एनर्जी गवर्नेंस की, जो इंस्टीट्यूशन, जो कौन से इंस्टीट्यूशन इसको रन करता है, सबसे बड़ी बात एक इंस्टीट्यूशन की हम बात कर लेते हैं। आप यहाँ पे बात कर रहे हैं इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की, ठीक है। इंटरनेशनल जिसकी एनर्जी एजेंसी जो है एक इंटरगवर्नमेंटल एजेंसी है, नाम से ही समझ में आ रहा होगा। इंटरगवर्नमेंटल एजेंसी है जो कि काम करता है एनर्जी सिक्योरिटी के लिए,
और दुनिया में जो भी एनर्जी क्राइसिस वगैरह चल रहे हैं वो क्यों हैं, किस तरह के हैं, कैसे उनसे उभरा जा सकता है, कैसे उनसे पार पाया जा सकता है, या क्या चैलेंजेस हैं, क्या इम्पैक्ट है, ये सब जो है ये स्टडी करती है ये एनर्जी एजेंसी। ठीक है, इसका अगर आप हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे आता है, वो पेरिस में है। ठीक है, पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। और ये काफ़ी, अगर आप बात करते हैं तो काफ़ी टाइम से 1974 से ये इसका गठन हुआ था, तो 1974 से ये निरंतर काम कर रही है। हालांकि हमने इसको मार्च 2017 में ज्वाइन किया है। ठीक है, इसमें एक और ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि इंडिया ज्वाइंट IEA लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, हमने मार्च 2017 को इसको ज्वाइन किया है। ठीक है, तो ये भी आपके समझ में आ गया, ये काम करती हैं। इसके अलावा जब जियो स्ट्रैटेजिक इशूज़ की बात आ जाती है, जो कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट लाइक ओपेक्स आप समझते हैं, ओपेक्स क्या है, बेसिकली पेट्रोलियम की जो कंट्रीज़ हैं उनका जो संगठन है उसको हम ओपेक्स कहते हैं। ठीक है, उनका आप संगठन जो है उसको आप ओपेक बोलते हैं। इसमें आप इंटरेस्ट जो है फ्यूल प्राइजेस की आप बात कर सकते हैं, इंटरेस्ट जो है हायर फ्यूल प्राइजेस में होता है इनका, क्योंकि इन कंट्रीज़ के पास आपको मालूम है क्या है, पूरा का पूरा भंडार जो है उनके पास है। ठीक है, मेजर चंक जो है भंडार इनके पास है, तो ये जो है एक तरह से डायनामिज्म जो है फ्यूल प्राइसेस में रखते हैं, या ये इन्फ्लेशन जो है फ्यूल प्राइसेस में इनकी सप्लाई की वजह से काफ़ी ज़्यादा रेगुलेट होता है। ठीक है, वो है नेटो की अगर आप बात करते हैं, नेटो सैंक्शन, नेटो आपको मालूम है एक मिलिट्री एग्रीमेंट है, इंटरगवर्नमेंटल मिलिट्री एग्रीमेंट है। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन आप समझते हैं, नॉर्थ अटलांटिक सैंक्शन लगा देते हैं रशिया पे, जिससे एनर्जी डिफिसिट जो है वो बढ़ गया। ठीक है, नेटो को लेके और रशिया को लेके आपको मालूम है बीच में बहुत खींचातानी मची थी, बहुत बात हुई थी, और नेटो ने साफ साफ कह दिया था कि हम रशिया को किसी भी तरह से अपना स्ट्रैटेजिक पार्टनर नहीं बना सकते बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिसी, और जिस तरह से उसका एक आप कह सकते हैं कि उसकी वर्किंग रही है, या उसने रशिया पे जिस तरह से उसने यूक्रेन पे हमला किया है, तो नेटो उसको अपना हिस्सा नहीं बना सकता। ठीक है, तो इसमें रशिया इसका हिस्सा नहीं है। तो नेटो ने क्या किया था, नेटो ने इसके ऊपर सैंक्शन जारी कर दी थी रशिया के ऊपर। जब सैंक्शन जारी कर दी तो जाहिर सी बात है दिक्कतें क्या आई, एनर्जी डिफिसिट जो है, प्राइसिंग वो बहुत ज़्यादा एनर्जी डिफिसिट। अब रशिया ने कहा कि ठीक है बेटा, तुमने सैंक्शन कर दिया हम पे, अब हम ये करेंगे कि हम जो अपनी एनर्जी देते हैं तुमको, जो हम अपना गैस देते हैं और ऑयलिंग देते हैं, जो ऑयल देते हैं वो हम रोक देंगे। ठीक है, तो रशिया भी कोई मानने वाला तो था नहीं, आप उसका रवैया देख ही चुके हैं यूक्रेन के युद्ध में, मतलब तकरीबन पूरी दुनिया उसको ये था कि उसके अगेंस्ट हो गई थी, सिवाय अगर नॉर्थ कोरिया और चाइना की अगर बात छोड़ देते हैं तो बाकी कोई भी ऐसी मेजर कंट्री नहीं थी जो रशिया के फेवर में थी। ठीक है, उसके बाद वो पीछे नहीं हटा। ठीक है, उसके बाद उसने अपनी जो भी उसकी गतिविधियां थी वो जारी रखी। तो आपको क्या लगता है कि नेटो के या अमेरिका के सैंक्शन से, इकोनॉमिक सैंक्शन से, यूरोपियन यूनियन के सैंक्शन से तो डरने वाला था नहीं। अब ये जब हो गया तो इसकी वजह से क्या हुआ, जाहिर सी बात है कि आपका क्या बढ़ गया, एनर्जी डेफिसिट बढ़ गया। आज की डेट में जैसे मैंने आपसे कहा कि सबसे बड़ा ऑयल का एक्सपोर्टर अगर कोई दुनिया में माना जाता है यूरोपियन कंट्रीज को भी, तो वह रशिया माना जाता है। ठीक है, तकरीबन आप मान लीजिए रशिया के पास 12.6% जो है पूरी दुनिया का ऑयल प्रोडक्शन है, विच इज़ अ मैसिव परसेंटेज, बहुत मैसिव परसेंटेज मानी जाती है। कि अगर आप बात कर रहे हैं 12.6 दशमलव मतलब 12.6% की अगर आप बात कर रहे हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन, वर्ल्ड ऑयल की, तो बहुत बड़ा चंक है इनके पास। और जाहिर सी बात है इस सैंक्शन की वजह से अगर डेफिसिट उसने पैदा कर दिया तो बहुत सारी मेजर कंट्रीज जो हैं वो डेफिसिट में आ गई। Underinvestment in fossil fuel, climate change has also led to significant decline in global exploration and productive activities, leading to energy poverty. Climate change के कारण भी of course आपको मालूम है चीज़ें impact हो ही रही हैं। ये तो हम अभी तक जितना भी हमने वीडियो किया है बार बार मैंने दो ही चीज़ें डिस्कस की हैं आपसे, एक एनर्जी पॉवर्टी, एक क्लाइमेट चेंज। तो ये तो आपको क्लियर हो गई ही कि क्लाइमेट चेंज की वजह से सिग्निफिकेंट डिक्लाइन हुआ है ग्लोबल एक्सप्लोरेशन में एंड प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। अब एक्सप्लोरेशन मतलब आप ये समझ सकते हैं कि प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ काफ़ी सारी जगहों पर जहाँ पर आपको मालूम है कि रिसर्च वर्क भी जो है, R&D भी जो है काफ़ी हद तक उसको कर्व डाउन कर दिया गया है। ठीक है, जो रिसर्च एक्सप्लोरेशंस होते हैं वो भी काफ़ी हद तक कर्व डाउन कर दिए गए हैं। जो आपको मालूम है ओशनिक बेड पे जो रिसर्च वर्क होता था उस पर भी बीच में जो है वो रोक लगा दी गई थी। ठीक है, तो आपको मालूम है उसकी वजह से भी एनर्जी पॉवर्टी जो है, और जितना खनन होता है उतना भी रोक दिया गया था बीच में, मतलब खनन जिस लेवल पे होता है उसको किसी तरह से मार्जिनलाइज कर दिया गया था। तो ये भी एक रीज़न है एनर्जी पॉवर्टी का। और उसके रीजंस भी अपनी जगह पे थे कि क्लाइमेट पे उसका दुष्प्रभाव पड़ रहा था, क्लाइमेट पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा था, या जितना ज़्यादा हमको एनर्जी मिलती उससे ज़्यादा क्लाइमेट पे उसका दुष्प्रभाव पड़ रहा था, इस वजह से उसको रोक दिया गया था। नाउ नेक्स्ट,
tightened environmental regulations, it deepens household energy poverty due to affordability issue for household using non-clean energy. अब इसके ऊपर भी आ गया है, आपको मालूम है टाइटन जो इलेक्ट्रिकल रेगुलेशंस आ गए हैं वो अपने आप में बहुत ज़्यादा हैं. डीपन कर दिया उसने हाउस होल्ड एनर्जी पॉवर्टी को, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी इशू, जैसे मैंने बार बार आपसे कहा ना, एक दो तीन चीज़ें जो हमने इस वीडियो में समझी वो ये हैं कि एक तो हम बात कर रहे हैं किसकी, वी आर अगेन एंड अगेन फोकसिंग आर ऑब्जेक्टिव ऑन 2 or 3 things, right? First is climate change, second is of course energy crisis, energy unavailability of the energy as much required, and second point is कि हम बात कर रहे हैं अफोर्डेबिलिटी या फिर हम बात कर रहे हैं पॉवर्टी इश्यूज़ की. ठीक है, तो आपको मालूम है कि ये भी एक बहुत मेजर अहम कारण है जिसके कारण आपको क्लीन एनर्जी, क्योंकि हाउस होल्ड जो है वो क्लीन एनर्जी यूज़ नहीं करते, तो इसकी वजह से अफोर्डेबिलिटी, और उसके वो क्यों नहीं करते, बिकॉज ऑफ द अफोर्डेबिलिटी इशू, और इसके कारण क्या हो रहा है, इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस जो हैं ये क्राइसिस की सिचुएशन पैदा कर रहे हैं. नाउ, absence of distributive justice. Due to climate change, both developed and developing countries must limit their carbon footprint, which puts developing countries at the disadvantage. देखो यार, जब हम बात करते हैं ना क्लाइमेट चेंज की या क्लाइमेट फुटप्रिंट की या कार्बन फुटप्रिंट की क्लाइमेट लेवल पे, तो आपको ये मालूम है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं वो उतना ज़्यादा उनका क्लाइमेट पे असर नहीं है, या मतलब ऐसा नहीं कहूँगी मैं कि हम बिल्कुल ही अपने आप को सेफ गार्ड कर लें कि हमारा बिल्कुल असर नहीं है. ऑफकोर्स हमारा असर है, सब एक जैसे आप कह सकते हैं भागीदारी सबकी है, लेकिन किसी की ज़्यादा है किसी की कम है. तो अगर आप डेवलप्ड नेशंस की बात करते हैं, आपको मालूम है यूरोपियन कंट्रीज़ की या अमेरिका की, या स्पेशली अगर हम चाइना की बात करते हैं एशिया में, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अगर आप बात करते हैं कार्बन फुटप्रिंट की तो इन्हीं कंट्रीज़ का है. सबसे ज़्यादा अगर आप बात करते हैं ग्लोबल पोल्यूशन में तो इन्हीं का हाथ है. अगर आप बात करते हैं वाटर बॉडीज़ को पोल्यूट करने में तो इन्हीं का हाथ है. ओशंस पोल्यूशन में सबसे ज़्यादा इनका हाथ है. लेकिन इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जब गाज गिरी है, जब क्लाइमेट चेंज के ऊपर गाज गिरी है, तो वो पूरी कंट्रीज़ पे एक साथ गिरी है. मतलब उसमें ये नहीं देखा जा रहा कि साउथ अफ्रीका का कितना कम है और अमेरिका का कितना कम है. ठीक है, उसमें ये बात हो रही है कि भाई सबको अपना कार्बन फुटप्रिंट जो है कम करना है और आपको नेट जीरो कार्बन पे जाना है. ठीक है, तो सब कंट्रीज़ के लिए एक तरह से आप कह सकते हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज़ के पास तो रिसोर्सेज हैं, पैसा है, तो वो उस चीज़ को कर सकते हैं, ज़्यादा आसान है उनके लिए. डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए काफ़ी मुश्किल काम पड़ रहा है, क्योंकि एकदम से हमारा जो फोकस है वो आज तक इतना ज़्यादा एकदम जागरूकता नहीं आई थी. एकदम से क्लाइमेट बदल रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, ये तो 1992 से हो रहा है. मतलब अगर आप क्योटो प्रोटोकॉल से बात करेंगे तो तब से बात हो रही है कि क्या आपको मालूम है कि ओजोन डिप्लीट हो रहा है और ओजोन होल की बात हो रही है और क्लाइमेट में दिक्कतें आ रही हैं. ये बातें तब से होती थी, जिनीवा कन्वेंशन से अगर आप बात करेंगे तब से होती थी. ठीक है, लेकिन अभी अगर आप बात करेंगे तो एकदम से सारी जितनी गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो एकदम से बहुत ज़्यादा उस पर आ गई हैं कि अब आपको बिल्कुल 2050 तक का ही लक्ष्य रख दिया है, 2035 तक का ही लक्ष्य रख दिया है. तो ये दिक्कतें आने लगी हैं. ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है बेसिकली, अब क्लाइमेट चेंज की वजह से आपको कहीं ना कहीं अपना जो डेवलपमेंटल कार्य था उसको आपको थोड़ा सा बैक सीट पे लेना पड़ा है. ठीक है, और इसने कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज पे रखा है डेवलपिंग कंट्रीज़ को मोर देन द डेवलप्ड नेशंस. ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज हैव हैड अ नेग्लिजिबल पार्ट इन हिस्टोरिकल एम्बिशन एंड रिक्वायर्स मोर एनर्जी टू ब्रिज डेवलपमेंटल गैप. जाहिर सी बात है, लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि हमारा कोई बहुत ज़्यादा एमिशन रेट नहीं है, लेकिन क्योंकि अब पूरी दुनिया को ये आ गया है कि हमें जो गैप है वो क्या आपको सभी को इसके पे काम करना है, सभी को क्लाइमेट चेंज पे काम करना है, सभी को COP26 के हिसाब से काम करना है, सभी को पेरिस एग्रीमेंट के हिसाब से काम करना है. तो हमारा उनका तो डेवलप हो चुका है, वो तो ऑलरेडी डेवलपमेंट कर चुके हैं, उनके यहाँ तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है, उनके यहाँ तो सेटअप हो चुका है सब कुछ. हमें अपना ये जो गैप है, जो डेवलपमेंटल गैप है, वो भरने के लिए एनर्जी की ज़रूरत थी. लेकिन अब ये जो एकदम मुहिम चल गई है तो उसके तहत हम भी वो यूज़ नहीं कर पा रहे हैं. तो कहीं ना कहीं हमारा जो एनर्जी सिक्योरिटी है इस वजह से भी लैक कर रहा है, और दूसरा हमारा डेवलपमेंट भी जो है इसकी वजह से पीछे आ रहा है. ठीक है, तो ये भी एक कारण है. अब डोमेस्टिक चैलेंजेस क्या हैं ये समझ लेते हैं. नेशंस हैव देयर ओन डोमेस्टिक चैलेंजेस, दैट इज इंडिया फेसेस डोमेस्टिक चैलेंज लाइक हाई इंपोर्ट डिपेंडेंस इन फुलफिलिंग नेशनल डिमांड फॉर एनर्जी. जैसे मैंने कहा आपसे कि हमारे यहाँ जितनी हमारी पॉपुलेशन है विच इज़ 1.2 बिलियन पॉपुलेशन, ठीक है, तो हमारे पास उतनी एनर्जी हम नहीं जिसको आप कहते हैं जनरेट कर पाते कि हमारी पूरी पॉपुलेशन या पूरे स्टेट्स को या पूरी यूनियन टेरिटरी या पूरा जो जोग्राफिकल एरिया है हमारा वो कवर कर सके. तो जाहिर सी बात है कि हमारी डिपेंडेंस
डिपेंडेंस किस पे है, हमारी डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है इंपोर्ट्स के ऊपर। हम बाकी कंट्रीज़ पे बहुत ज़्यादा निर्भर हैं अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए, ये हमारा एक बहुत बड़ा कारण है। हाई डेट है क्योंकि आपको मालूम है कि जाहिर सी बात है फॉरेन एक्सचेंज बहुत ज़्यादा खर्च होता है जब एनर्जी सिक्योरिटी परचेज करने की बात होती है या एनर्जी परचेज करने की बात होती है, ठीक है। तो अगर आप बात करते हैं हमारे यहाँ रिफॉर्म्स की और इन्वेस्टमेंट इशूज़ जो है पावर सेक्टर में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसमें आप कह सकते हैं गैप भी पावर सेक्टर में बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ बहुत भारी कर्जे में हम डूबे हुए हैं। अगर आप हमारी एनर्जी सिक्योरिटी की बात करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा घाटे में जा रहे हैं। चाहे आप हर स्टेट का अगर आप देखते हैं तो आप इलेक्ट्रिसिटी का विभाग देख लीजिए, वो घाटे में जा रहा है। आप बड़ी बड़ी अगर आप इनफैक्ट अगर आप ONGC की बात कर लीजिए, ONGC घाटे में जा रहा है हमारे यहाँ, जो कभी नहीं हुआ। अगर आप बात करते हैं आज़ादी से लेकर आज तक इतने घाटे में कभी नहीं गया ONGC जितना अभी जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी अगर आप बात करते हैं तो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर चढ़ गया है, ठीक है। रिमोट लोकेशन है जिनको ग्रिड सप्लाई से कनेक्ट करना मुश्किल है। जैसे मैंने कहा भारत इतना बड़ा देश है, इसमें इतने कस्बे देहात, छोटे छोटे गांव, हिली एरिया, नदी नाले, पहाड़, सब कुछ है। अगर आप बात करते हैं तो हमारे यहाँ थार डेजर्ट भी है, और अगर आप हमारे यहाँ बात करते हैं तो हमारे यहाँ आपको मालूम है दुनिया की सबसे वेटेस्ट प्लेसेस भी हैं, ठीक है। तो अगर आप बात करते हैं तो हमारे यहाँ कई बार हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत दिक्कतें हैं कि हम हर जगह पे जाके हर छोटे शहर, कस्बे, गांव, देहात, हिली एरिया, गांव, रीजन, डेजर्ट में जाके हम क्या नहीं कर सकते, हम ग्रिड सप्लाई जो है अपनी अरेंज नहीं कर सकते, या हम उसको ग्रिड सप्लाई से कनेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। कई बार आपने अभी बीच में सुना होगा कि पावर ग्रिड फेलियर या इस तरह की जो चीज़ें हैं उसके मेंटेनेंस भी जो है वो बहुत महंगा पड़ता है हमको। दूसरी बात है कॉन्फ्लिक्ट जो है एनर्जी पॉवर्टी एंड मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज, जो कि लिमिट कर रहा है अवेलेबल रिसोर्सेज का, लाइक कोल एंड हाइड्रो पावर एटसेट्रा। जैसे अभी हमने जो डिस्कशन किया है ना, वो डिस्कशन हम क्या कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज के लिए की वजह से हम थोड़ा सा बैकफुट पे आ गए हैं। हमें जो डेवलपमेंटल वर्क के लिए अपनी एनर्जी को एम्प्लॉय करना था हम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि एनर्जी सारी चीज़ें जो है ना वो कहीं ना कहीं एक तरह से आप कह सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्टिंग उसमें आ गई हैं। अगर हम एनर्जी पॉवर्टी की बात करते हैं तो हम क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करें तो हम एनर्जी पॉवर्टी को बढ़ाने की कोशिश करें, या अगर हम ग्रिड सप्लाई करें, या हम बाकी चीज़ों को जिसको आप कहते हैं कि हम बाकी जगह जाके स्थापित करें यूनिट, तो कहीं ना कहीं वो क्लाइमेट चेंज के आड़े आ रहा है मुहिम के, ठीक है। रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी उतनी ज़्यादा अफोर्डेबल नहीं पड़ पा रही हैं हमें, तो ये दिक्कत है। जो हमारे पास रेगुलर सोर्स ऑफ एनर्जी है उसको अगर हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं तो फिर वही चीज़ होगी कि उससे कार्बन फुटप्रिंट बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन जो है हमारे लिए पैदा हो रही है। अब ये देखते हैं कि इसमें क्या काम हुआ है, ठीक है। अलग अलग लेवल पे अपन ने बात की। अपन ने पहले बात की कि क्या है, उसके बाद अपन ने बात की कि क्या दिक्कतें हैं, क्या चैलेंजेस हैं, क्या समस्याएं हैं, हमने उनके इम्पैक्ट पे बात की, ठीक है। उसके बाद हमने बात की कि भारत क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है। अब हम बात कर रहे हैं कि हम इसके बारे में क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए इंडिया के इनिशिएटिव अगर हम बात करते हैं डोमेस्टिक ग्लोबल एनर्जी सप्लाई को, तो आप ये देख लीजिए प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना जो है सौभाग्य इसको कहा जा रहा है, ठीक है। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य जो है वो एनर्जी एक्सेस टू ऑल रिमेनिंग अनइलेक्ट्रिफाइड हाउस होल्ड इन रूरल एंड अर्बन एरिया। इसके तहत हमने ये मुहिम चालू की है कि जो भी घर, जो भी एरियाज, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों में हो चाहे वो शहरी क्षेत्रों में हो, उनको हर घर में जहाँ पे बिजली नहीं है उसको हम बिजली जो है वो वहाँ पे मुहैया कराएंगे या बिजली से जोड़ेंगे या हर घर तक बिजली पहुँचाएंगे, ठीक है। इसके ऊपर मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब भी प्रधानमंत्री की कोई योजना की बात आती है तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। सौभाग्य योजना है, ये इंपॉर्टेंट योजना है, इसको ध्यान रखिएगा। बचत लैम्प योजना टू प्रमोट एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोलर स्टडी लैम्प्स एटसेट्रा टू पीपल। अब इसमें क्या हो रहा है, बचत लैम्प योजना है, मतलब जो क्षेत्र, जो अभी बात हो रही है जहाँ पे बिजली नहीं पहुँच पाई है या बिजली उतने अच्छे से नहीं पहुँच पाई है, यहाँ जहाँ पे लोड शेडिंग या कटौती की समस्याएं ज़्यादा हैं, वहाँ पे क्या किया जाएगा, यहाँ पे एनर्जी एफिशिएंट काम को प्रमोट किया जाएगा और स्टडी लैम्प, सोलर स्टडी लैम्प जो है बच्चों में बांटे जाएंगे या वितरण किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक और चीज़ है जिसमें आप बात करते हैं ऊनो सन वन वर्ल्ड ऊनो ग्रिड डिक्लेरेशन, जो कि ओसो वॉग, आप इसको याद रखिएगा, है ना। ओसो वॉग इंपॉर्टेंट है, जो कि बात कर रहा है इन ऑल डेवलपिंग अ वर्ल्ड वाइड क्लीन एनर्जी ग्रिड। इसमें क्या बात हो रही है, क्लीन एनर्जी ग्रिड स्थापित करने की या क्लीन एनर्जी ग्रिड बनाने की बात हो रही है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं इन सभी पे। PM कुसुम, जो कि प्रधानमंत्री ऊर्जा सुरक्षा
एवं उत्थान महाभियान है जिसमें बात कर रहे हैं आप फार्मर्स एनर्जी सिक्योरिटी की और इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेस को। मतलब क्या बात हो रही है, पीएम कुसुम जो है अगेन आप बात कर रहे हैं, इसमें किसान की बात हो रही है। रूरल हमारी कंट्री है, एग्री बेस्ड इकोनॉमी है, आपको मालूम है, तो इसमें आप बात कर रहे हैं कि आप फार्मर्स तक एनर्जी सिक्योरिटी पहुंचाएंगे, या आप फार्मर्स तक या एग्रीकल्चरल विभाग तक, या आप बात करते हैं एग्री इकोनॉमी तक, आप क्या करेंगे, आप एनर्जी उनको मुहैया कराएंगे या उन तक पहुंचाएंगे। ठीक है, और इसमें आप किस पे बात कर रहे हैं, नॉन फॉसिल फ्यूल या रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को आप उन तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस फॉर इंक्रीज्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस फॉर इंक्रीज सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजीज डिप्लॉयमेंट फॉर एनर्जी एक्सेस, एनर्जी सिक्योरिटी एंड ड्राइविंग एनर्जी ट्रांजिशन इन इट्स मेंबर। अब इसमें क्या हो रहा है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का भी हमने रुख किया है, इनके साथ भी हम जुड़े हैं, और इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें जाहिर सी बात है आप नाम समझ पा रहे हैं, सोलर अलायंस मतलब हम सोलर एनर्जी को एक्सेसिबल बनाने की बात कर रहे हैं, या सोलर एनर्जी से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, और एनर्जी सिक्योरिटी और ड्राइविंग एनर्जी ट्रांजिशन इन द कंट्री। आगे का जो रास्ता है वो देख लेते हैं। इसमें हमने जो बाकी चीज़ें की हैं उसमें आगे का रास्ता क्या हम कर सकते हैं या क्या सरकार कर रही है, उसमें हम बात कर रहे हैं। ग्लोबल एनर्जी गवर्नेंस की हमें ज़रूरत है, रिफॉर्म्स की, बाय यूटिलाइजिंग प्लेटफॉर्म्स लाइक G20, ग्रुप 20 आप समझते हैं, या ब्रिक्स आप समझते हैं, जिसमें आपको मालूम है, जिसमें हमारे साथ और भी कंट्रीज़ हैं, ब्राज़ील है, इंडिया है, आपको मालूम है। इसके अलावा आपको मालूम है ब्रिक्स के ऊपर तो हमने बाकायदा पूरा एक मैंने शॉर्टी नोट सीरीज़ किया है 14th ब्रिक्स समिट के ऊपर, तो आप समझ सकते हैं साउथ अफ्रीका वगैरह भी है इसमें। तो इसमें आप बात कर लीजिए, फोकस मोर आप काहे में कर रहे हैं, एनर्जी एक्सेस, पॉवर्टी एंड सिक्योरिटी पे। एग्जाम्पल, एस्टैब्लिशिंग अ ग्लोबल इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड फाइनेंशियल, टेक्निकल एंड नॉलेज असिस्टेंस टुवर्ड जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन। जस्ट का मतलब यहाँ पे जस्ट नहीं है, मतलब सिर्फ वाला जस्ट नहीं है, जस्ट का मतलब है सही, जस्टिस से रिलेटेड जस्ट है यहाँ पे। ठीक है, एनर्जी एक्सेस एंड जस्टिस एंड एनर्जी एंड क्लाइमेट, मतलब आप क्या बात कर रहे हैं, आप इंटरनेशनल गवर्नमेंट और इंटरगवर्नमेंटल जो पैनल्स हैं उनके साथ, इंटरगवर्नमेंटल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ अपना संबंध जो स्थापित करने वाले हैं, और वहाँ पे आप इसको पुटअप करने वाले हैं मुद्दों को, जैसे हमने G7 में किया है ग्लोबल इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से, जिसमें हम ये मांग सकते हैं कि हमें फाइनेंशियल असिस्टेंस में या टेक्निकल या नॉलेज असिस्टेंस अगर हमें चाहिए जिससे हम बैलेंस कर सकें एनर्जी सेक्टर को अपने, तो हमें वो करने की ज़रूरत है, जिससे हम एक जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन की बात कर सकें या एनर्जी एक्सेस की बात कर सकें, और क्लाइमेट और एनर्जी के बीच का जो एक गैप है हम उसको फुल कर सकें, तो उसके लिए हमें काम करने की आवश्यकता है। Use of smart appliances that adjust their consumption based on the time on the time of use tariff, increasing pace of thorium based nuclear reactors development। मतलब बेसिकली हमें अपनी टेक्नोलॉजीज़ को अपग्रेड करने की ज़रूरत है, रिप्लेस करने की ज़रूरत है आज की जो एग्जिस्टिंग हमारी थ्योरीज़ हैं या हमारी जो चीज़ें हैं उनसे। आपको स्मार्ट अप्लाइंसेस के यूज़ की ज़रूरत है, एडजस्ट करने की ज़रूरत है उनका कंजम्पशन बेस्ड ऑन द टाइम ऑफ यूज़ ऑफ टेरिफ। आपको थोरियम का इस्तेमाल जो है न्यूक्लियर रिएक्टर डेवलपमेंट में ज़्यादा करने की ज़रूरत है। ठीक है, जियो स्पेशल मैपिंग टू प्लान इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड आइडेंटिफाई बेस्ट सूटेड टेक्नोलॉजीज़। आपको जियो स्पेशल मैपिंग की ज़रूरत है, आपको एडवांस्ड अपने रिफॉर्म्स या एडवांस टेक्नोलॉजीज़ को लगानी होगी ताकि आप देख पाएँ कि आपके यहाँ कहाँ पे आप ग्रिड सप्लाई कर पा रहे हैं, कहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का है, कितना सही है, कितना बैलेंस है, ये आपको देखने की ज़रूरत है। कहाँ पे आपकी कौन सी ग्रिड्स जो हैं वो सप्लाई उनका सही है, कहाँ पे फेल हो रहा है, पावर ग्रिड्स को किस जगह पे आपको नई पावर ग्रिड्स एस्टैब्लिश करनी है, आपको इंस्टॉल करनी है, ये सब कुछ भी आप समझ पाएँ। ट्रांसमिशन टावर्स आपको कहाँ लगाने हैं, ये सब आप समझ पाएँ। Comprehensive approach that is using off-grid, mini-grid, national and global grid solutions to overcome barriers of topography and resource scarcity। जैसे मैंने कहा कि geographical barriers हैं हमारे यहाँ, topographical barriers हैं हमारे यहाँ, तो आपको उस एरिया के हिसाब से जहाँ पे जिस तरह की ज़रूरत है वहाँ पे आपको किस तरह से इंस्टॉलेशन करना है, किस तरह की टेक्नोलॉजी आपको लगानी है, आपको इस्टेब्लिश करनी है, इम्प्लांट करनी है, वो सब कुछ आपको पहले आपको समझना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, आपको डिटेल्ड सर्वे, डिटेल्ड एनालिसिस, डिटेल्ड रेकी करनी पड़ेगी। उसके बाद जाके आप कॉम्प्रहेंसिव अप्रोच के तहत वहाँ पे काम कर सकते हैं। ये हमारा वे फॉरवर्ड है।
ठीक है। प्रोटेक्टिंग वैल्यूएबल सेक्शन इन सोसाइटी अगेंस्ट प्राइस राइज विद एक्सेस टू क्लीन एनर्जी सोर्सेज, हेल्पिंग टू एलिवेट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल रेगुलेशन एज वेल। ठीक है, आपको लोगों को, अगर जब आपको वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनको भी अगर आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा प्राइस हाइक के लिए, जो कि वैसे मैंने कहा विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी से आपको निकालना पड़ेगा, जो एनवायरमेंटल रेगुलेशंस वगैरह में जो वो उलझ जाते हैं, जिसमें आपको मालूम है कि उनको कई बार बहुत ज़्यादा पेनल्टी, बहुत ज़्यादा चालान वगैरह हो जाते हैं, उससे भी आपको उनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। Assistance measures such as improved cooking stoves and biogas can help in giving access to clean cooking fuel. Clean cooking fuel के तहत ही आपको मालूम है कि जब ये बात हुई थी, प्रधानमंत्री ने अपनी गैस स्कीम आपको लाई थी कि उन्होंने जो अच्छे लोग हैं जिनके पास कमी नहीं है, जो अफोर्ड कर सकते हैं, उनसे कहा था कि आप अपनी सब्सिडी छोड़िए या अपनी सब्सिडी जो है वो रहने दीजिए, ताकि हम बाकी लोगों तक, सबके घरों तक गैस पहुँचा सकें। ठीक है, तो आपको इम्प्रूव कुकिंग रेंजेस या कुकिंग मेथडोलॉजी जो है आपको इन्वॉल्व करनी पड़ेगी, ताकि क्लीन कुकिंग फ्यूल जो है उसको आपको लाना पड़ेगा, ताकि ये जो इंडोर हमने पोल्यूशन की बात की उससे हम किसी तरह से, या रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जो हो रहे हैं वो वाली समस्या से हम उभर सकें, और आपको क्लीन कुकिंग फ्यूल जो है वो लाना पड़ेगा। जैसे एलपीजी की बात करें तो एलपीजी जैसे हम घर पे यूज़ करते हैं चूल्हों में, अपने घर में, अपने गैस पे, उसको हमें जगह जगह तक पहुँचाना है। ठीक है, इंक्रीज अवेयरनेस एंड सोशल पार्टनरशिप ऑन क्लीन फ्यूल्स फॉर सस्टेनेबल सोल्यूशन टू एनर्जी poverty while contributing to employment generation, household income growth and improved health outcomes। आपको इंक्रीज करना है अवेयरनेस एंड सोशल पार्टनरशिप। कोई भी अकेला व्यक्ति या अकेली संस्था या अकेला सरकार या अकेली सरकार की कोई यूनिट भी काम नहीं कर सकती अनलेस अवेयरनेस नहीं है लोगों में, या जागरूकता नहीं है लोगों में, आपके पास अवेयरनेस कैंपेन नहीं है, आपको ये मालूम है कि आपको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है, आपको वेस्ट नहीं करना है। मतलब ये बात भी बोली जाती है कि भाई अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा, जितनी आपको ज़रूरत है, अगर उससे ज़्यादा अगर आप बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये नहीं है कि आप उसका पेमेंट कर देंगे और बिल भर देंगे। आप कहीं ना कहीं आप देश के साथ जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एनर्जी क्राइसिस है, तो आपको अवेयरनेस की भी आवश्यकता है, ज़रूरत है। ठीक है, वाइल कंट्रीब्यूटिंग एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, हाउस होल्ड इनकम ग्रोथ एंड इम्प्रूव्ड हेल्थ आउटकम्स। मतलब आपको बेसिकली लोगों की जो लाइफ स्टैंडर्ड है वो सुधारने की भी ज़रूरत है, साथ में आपको उनकी परचेजिंग पावर इंक्रीज करने की ज़रूरत है, आपको उनको जागरूक बनाने की ज़रूरत है, साक्षर बनाने की ज़रूरत है। दिस इज़ योर way forward. All right, with this we have come to an end of a very long and very important chapter which was energy poverty. I hope आपको सब चीज़ें क्लियर हुई होंगी, सब चीज़ें समझ में आई होंगी। काफ़ी लंबा था लेकिन आई एम श्योर हमने हर पहलू पर डिस्कस किया है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, हमने क्या है ये डिस्कस किया है, क्यों है, किस लिए है, क्या इम्पैक्ट है, क्या चैलेंजेस हैं, क्या सरकार अभी कर रही है और क्या उसका वे फॉरवर्ड हो सकता है। हमने हर पहलू पे बहुत जानकारी जो है हमने हर तरह से लेने की और डिस्कस करने की कोशिश की है। ठीक है, बाकी आपको क्लियर होगा। कोई भी अगर आपको समस्या है, जैसे मैं बार बार बोलती हूँ कि इसमें प्रधानमंत्री का इन्वॉल्वमेंट है, प्रधानमंत्री से रिलेटेड कोई भी जब पॉलिसी आती है तो वो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम के लिहाज से। दूसरी बात, एनर्जी सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है हमारे यहाँ। तीसरी बात, ये एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ इशू है, पॉलिटिकल इशू है, तो ये हर तरह से आपके जो मैं बोलती हूँ ना कि आपका जो खाचा है उसमें फिट बैठ रहा है इंपॉर्टेंस के। ठीक है, सो ऑन दिस नोट आई एम साइनिंग ऑफ। आप हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं हमारे FB पे, इंस्टा पे, टेलीग्राम चैनल पे, कोई दिक्कत नहीं है। 100% फ्री चैनल है, आपको जितना पढ़ना है आप चाहें तो हमें मैंडेट ब्रेव्स पे जाके ये सब देख सकते हैं, हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा। एक बार में नहीं देख सकते हो, ब्रेक कर करके देख सकते हो। ओलंपियाड में जाओगे, मेरा देखोगे तो शॉर्टी नोट सीरीज में टॉपिक मिल जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके देखोगे तो भी समझ में आएगा। ठीक है, बाकी आपको मालूम है कोई आपको कूपन अप्लाई नहीं करना, कोई बाय नाउ का फंडा नहीं है। यहाँ पे IGKO की तैयारी कर रहे हो वो तो है ही, उसके साथ अगर आप बात करना चाहते हैं तो आप CBSE की पढ़ाई कर सकते हैं, स्पोकन इंग्लिश कर सकते हैं, तो सारे कोर्सेज जो हैं आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। YouTube आप लोग जानते ही हैं कि चैनल है, प्लेलिस्ट आपको मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, कोई समस्या है कमेंट सेक्शन में लिखो, आई विल ऑलवेज गेट बैक टू यू। ऑन दिस नोट आई एम साइनिंग ऑफ। यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टडी हार्ड एंड बी गुड। थैंक यू सो मच।